नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज मैं एक रूड हीरो और पुलिस हीरो बेस्ड स्टोरी पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें इमरजेंसी निकाह भी होता है। और इसमें होता ये है कि एक पुलिस वाला होता है जिसने एक मुजरिम को पकड़ना होता है, और जो मुजरिम होता है वो कहता है कि मैं इस शर्त पर अपनी गिरफ़्तारी दूंगा, जब तुम मेरी बेटी के साथ निकाह करोगे तब जाकर मैं अपना गिरफ़्तारी का मतलब करूँगा, तब अदरवाइज़ नहीं करूँगा। तो फिर वो मान जाता है, क्योंकि उसने बहुत जद्दोजहद की होती है उसको पकड़ने में, उसको सारा कुछ करने में। तो ये इस तरह का नावल है, और ये मैंने पहले इसका पढ़ा था कि इसमें स्टोरी थीम क्या है, तो ये मुझे पता चली कि ये इसकी स्टोरी थीम है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस नावल का नाम है तनाबें गुलाब ख्वाबों की, और इसकी राइटर है नबीला अबर। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस हद तक अच्छा नावल है, और ये क्या वाकई वैसा ही है जैसा कि बताया जा रहा है। कमरे में क़यामत खेज खामोशी तारी थी। एक सुई भी गिरती तो आवाज़ सुनाई देती। कीमती ईरानी कालीन को जूते की टो से कुरेदता वडेरा सज्जल नवाज अपने तई खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि दावर का चेहरा पुरसुकून और मुतमईन था। उसे अब कामयाबी की 100% उम्मीद हो चली थी। पर मेरी बेटी का क्या होगा? वडेरे के चेहरे पर दुनिया जहान की अजियत उभर आई थी। पेशानी की नसें फूल गई थी। दावर ने उसे देखा। अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसने तसल्ली दी। मेरी बेटी मेरी इकलौती औलाद है। 2 भाई खानदान दुश्मनी के नस्ल दर नस्ल सिलसिले में मारे जा चुके हैं। बाकी रिश्तेदारों का भी यही हाल हुआ, और जो बच्चे हैं वो मेरी दौलत पर नज़र लगाए बैठे हैं। ऐसी हालत में तो वो मेरी बेटी को ख़त्म करने से गुरेज नहीं करेंगे। मैं उसे महफूज हाथों में देने के बाद ये कदम उठाऊंगा। वडेरा सचल नवाज कमान की तरह तन गया। आप मुझ पर एतबार करिए, आपकी साहबजादी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप जहाँ चाहेंगे मैं उन्हें छोड़ आऊँगा, या जैसा आप चाहेंगे वैसा करूँगा। आप फिलफौर ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दें, क्योंकि अब मज़ीद देर मुनासिब नहीं है। सच्चल नवाज कुछ देर दावर के वजीह और शकील चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों में चमक सी आ गई। बाबा, मेरी एक शर्त है, अगर मानो तो ठीक है, वरना CIA और स्कॉटलैंड यार्ड वाले भी मेरे को नहीं पकड़ सकते। आप अपनी शर्त बताइए। दावर बार बार कलाई पर बंधी रेस्ट वॉच भी देख रहा था। उसका ख्याल था कि वडेरा जानकर उसे परेशान कर रहा है, शायद पुलिस वालों की कुव्वत बर्दाश्त आजमाना चाहता है। मेरी बेटी से शादी कर लो। सच्चल नवाज ने उसे हैरानियों की गार में फेंक दिया, मगर वो अचानक लगने वाले झटके से संभल नहीं पाया था। वडेरे ने ये कैसी कड़ी शर्त लगा दी थी। क्या घर वाले एक कातिल, दहशतगर्द और गद्दार की बेटी से दावर की शादी कबूल कर लेंगे? वो खुद भी यकीनन ऐसा नहीं चाहेगा, ना इसके रिश्तेदार ये बात पसंद करेंगे। फिर क्या होगा? सच्चल नवाज हमेशा की तरह जीत जाएगा, और जो उसने कहीं वहाँ से अपनी नींदें हराम की हुई हैं, अपना सुख चैन तबाह किया हुआ है, वो सब बेकार जाएगा, और उसके करियर का इतना बड़ा केस यूं ही फाइलों में सड़ता रहेगा। कितनी देर वो हर पहलू पर गौर करता रहा, और जब फैसला करके वो एक नतीजे पर पहुंचा तो खुद को किसी हद तक कंपोज कर चुका था। ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, वो शिकस्त खुर्दा लहजे में बोला। तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। वडेरा अंदर गायब हो गया। दावर पुरसोच अंदाज में अपनी पेशानी मसल रहा था। एक दफ़ा खुद को मेरे हवाले कर दे ये सच्चल नवाज, फिर मैं इसकी बेटी से अच्छी तरह शादी करूँगा। वो जहर खान दो रहा था। इतने में सच्चल नवाज वापस आ गया। उसके हाथ में स्टाम्प पेपर था। लो, इसे पढ़ लो, मैं पक्का काम करना चाहता हूँ। वडेरे ने स्टाम्प पेपर उसकी तरफ बढ़ाया तो दावर ने तजब्जुब के आलम में पकड़ा। मैं दावर जई बल्द रहमान जई सच्चल नवाज की बेटी पूर्वा नवाज से इस शर्त पर निकाह के लिए तैयार हुआ हूँ कि अगर सच्चल नवाज खुद को कानून के हवाले कर दे, चूँकि कल सच्चल नवाज हथियार डाल रहा है, इसीलिए मैं उसकी बेटी से निकाह करूँगा। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कह रहा हूँ कि आखिर दम तक इस रिश्ते और अहद को निभाऊँगा। बहुत खबीस है तू वडेरा सच्चल नवाज, उसने अंदर ही अंदर दांत पीसे। मैंने तुम्हारे चेहरे पर शराफत की चमक देखी है। तुम्हारा साबका रिकॉर्ड और बायोडेटा मेरे सामने है। मैं तुम्हारे ख़ानदान के एक एक फ़र्ज से वाकिफ़ हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं अपनी बेटी को महफूज हाथों में दे रहा हूँ। दूसरे जिसके हाथों गैर महफूज हो, वो तुम्हारी तरह खुद गर्ज ही होता है, दावर ने दिल में कहा। तुम साइन कर दो, मैं कल अपनी बेटी को बुलवा रहा हूँ, सब इंतज़ाम हो जाएगा। वडेरा अब कुछ मुतमईन सा था। दावर हवेली से लौटा तो बहुत परेशान था। सच्चल नवाज ने किस चालाकी से उसे घेरा था। मम्मी डैडी लाहौर में थे। अगर उन्हें इल्म हो जाता कि कल वो एक ख़तरनाक मुजरिम की बेटी से निकाह कर रहा है तो जाने उनका क्या हाल होता। सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था, पर अब पीछे हटना भी तो मुमकिन नहीं था। कहीं माँ की मुसलसल मेहनत के बाद वडेरा सरनुगू हुआ था, अपने जुराइम को तस्लीम किया था, तो वो कैसे शिकस्त तस्लीम कर लेता।
दूसरे दिन वो बड़ी बेदिली से तैयार होकर हवेली पहुंचा। उसने अपने मातहतों को उसकी बात की हवा भी नहीं लगने दी थी, क्योंकि दिल में वो कुछ और सोचे बैठा था। वडेरा साईं, फ़िलहाल मैंने अपने घर वालों को नहीं बताया है। हालात ज़रा मामूल पर आ जाएं तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वक्त का यहीं तकाजा है, उसने आहिस्तगी से कहा। वडेरा बहुत खुश लग रहा था, उसकी बात को अहमियत नहीं दी। ठीक है बाबा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, वो बेनियाजी से बोला तो दावर का खून खौल कर रह गया। सब इख्तियारात रखते हुए भी वो इस वक्त कितना बेइख्तियार था, बेबस था। वो खून के घूंट पी कर रह गया। वडेरा सच्चल नवाज के पुराने जानसारों और नमकख्वारों की मौजूदगी में निकाह हुआ। मेरी बेटी अब तुम्हारी हिफाजत में है। मैं चाहता हूँ कि केस का फैसला होने तक उसे मेरी असलियत का इल्म ना हो। तुम जब तक अपने घर वालों को राज़ी करो, मुझे पक्का यकीन है कि मौत की सज़ा के अलावा मुझे कम सज़ा नहीं मिलेगी। पर मेरे जुराइम की सज़ा मेरी बेटी को ना देना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। वडेरे के हाथ उसके आगे बंधे हुए थे। दावर को अजीब सा लगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने उससे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। मुझे पता था तुम ऐसा नहीं करोगे। बहरहाल मेरी धी का ख्याल रखना, हवेली चक्कर लगाते रहना, और जब अपने घर वालों को राज़ी कर लो तो हयात को बता देना। मैं तो बेटी की शादी में शामिल नहीं हो सकूँगा। सच्चल के चेहरे पर अंदर का दुख उभर आया था। दावर बाद में फ़ौरन चला आया। उसका काम ख़त्म हो चुका था। सखर में पोस्टिंग के दौरान ये उसका आखिरी केस था। कल सच्चल ने हथियार डाल देने थे। उसने तमाम कार्रवाई को खुफिया रखने की कड़ी शर्त लगाई थी। सच्चल नवाज ने कहीं कत्ल किए थे। वडेरे के रूप में वो एक नर्म खूब मेहरबान मालिक था, मगर दर पर्दा वो एक गैर मुल्की तंजीम के लिए काम करता था। वडेरे के हाथों चंद अहम हुकूमती अरकान का कत्ल हो गया था, जिनमें गैर मुल्की नुमाइंदे भी शामिल थे। ये सब तंजीम की एमा पर हुआ था। तब से सच्चल नवाज हुकूमत की निगाह में आ गया था। जब से गैर मुल्की नुमाइंदों का कत्ल हुआ था, हुकूमत और कानून का दबाव सच्चल नवाज पर बढ़ गया था। वो CIA को भी मतलूब था। इससे पहले वो खुफिया इदारों की नज़र में नहीं आया था, क्योंकि उसकी पुश्त पे एक मजबूत माफिया का हाथ था। किसी को उस पर हाथ डालने की जुर्रत नहीं हुई थी। ना उसके कारनामे और जुराइम आम हुए थे। सहाफ़ियों के हाथ भी इस मामले में बंधे हुए थे। यहाँ तक कि जब उसने खुद को कानून के हवाले किया तो उस मौके पर एक सहाफ़ी भी मौजूद नहीं था। दावर मुजरिमों की नफसियाती कमज़ोरियों से खूब वाकिफ़ था। उसने इंतहाई जहानत से सच्चल नवाज के गिर्द जाल बुना था, और वो दावर के जाल में फंस कर खुद को कानून के हवाले करने पर तैयार हो गया। ये अलग बात थी कि जाते जाते वो दावर के जाल में दावर को ही फंसा गया था। दावर स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट में था, इंतहाई काबिल और जीनियस ऑफिसर, मगर सच्चल के मामले में उसकी जहानत खास काम नहीं आई थी। वो मज़े से अपना बोझ उसके कंधों पर फेंक गया था। दावर ने तो इस बोझ की शक्ल भी नहीं देखी थी, और ना उसे शौक था। DC सखर ने इस तमाम केस में हिस्सा लेने वाले अहम अफसरान के एजाज़ में डिनर दिया था, जिसमें दावर भी शामिल था। बजाते खुद उसने दावर की तारीफ़ की। तमाम अफसरान ने खुले दिल से सारे केस का क्रेडिट दावर के खाते में डाला था। वो बजा तौर पर उसका मुस्तहिक था। गिरफ्तार होने से पहले वडेरे ने उससे कहा था कि वो अपनी बेटी को ज़्यादा देर रिश्तेदारों के आसरे पर नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह जल्द से जल्द घर वालों को राज़ी करके अपनी अमानत को ले जाए। लफ्ज़ अमानत पर दावर अंदर तक कड़वा हो गया था। एक ख़तरनाक क्रिमिनल की बेटी उसकी अमानत हो गई थी। किस्मत की क्या सितम ज़रीफ़ी थी। हयात, बाबा साईं कब आएंगे? पूर्वा परेशान हो गई थी। हॉस्टल से आए उसे एक हफ्ता हो चला था। हयात ने बताया था कि वह ज़रूरी काम से इस्लामाबाद गए हुए हैं। जब उन्होंने अली दोनों को उसके हॉस्टल रवाना करके फ़ौरन चले आने के लिए कहा तो वो उसी वक्त ठनक गई थी। पता नहीं क्या बात थी। बाबा साईं ने पहले तो उसे कभी इस तरह नहीं बुलवाया था। उसका अंदाज भी असरार भरा था, और जैसे ही उसे हवेली आई कुछ देर हुई, ये असरार भी ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि आज शाम तुम्हारा निकाह है। पूर्वा को शदीद दुख और हैरत हुई। बाबा साईं का लहजा इतना पथरीला और बेलचक था कि उसे दूसरी बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। इनके सामने तो पूर्वा की बोलती वैसे भी बंद हो जाती थी। उनका चेहरा ही इतना रोबदार और खुरदरा था, मुखातिब नज़र ही नहीं उठा सकता था। वो उसकी हर ज़रूरत की कहे बगैर पूरी कर देते थे। पूर्वा को हसरत ही रही कि वो उनसे आंख उठाकर बात कर सके, ज़िद कर सके। मेरी उम्र निकली जा रही है, 17 के बजाय 70 साल की हो रही हो ना। जो बाबा साईं मुझे बोझ तस्वुर कर रहे हैं, उसकी सोच फितरी थी। फिर हवेली में कोई मेहमान भी नहीं था, ना रिश्तेदार था। सब कुछ इंतहाई राजदारी से हो रहा था। बस मुलाजिम ही मुलाजिम थे। वो किससे पूछती? रात वो बहुत रोई। सच्चल नवाज बहुत सब्र से काम ले रहा था। उसकी प्यारी बेटी यूँ बिलक बिलक कर रो रही थी। उसका दिल जैसे कटा जा रहा था। मैंने तुम्हारे लिए अच्छे शख्स का इंतखाब किया है, कदर करना, वो धीरे धीरे कह रहे थे। पूर्वा ने उस अच्छे शख्स की शक्ल तक नहीं देखी थी। हाँ, नौकरानियाँ कह रही थी कि बड़ा रोब दाव वाला बंदा है, पर उसने ख़ास दिलचस्पी नहीं ली, बल्कि वो अच्छी खासी बेजारी महसूस कर रही थी। उसकी सारी सहेलियाँ हर बोझ और फिक्र से आज़ाद, ऐसे किसी भी बंधन से बेनियाज थी। हाँ, उनके ग्रुप में सिर्फ ज़ौफ़िशा थी, जिसकी हाल ही में मंगनी हुई थी।
सब उसे कितना छेड़ती थी, वो रूहान सी हो जाती थी। हाँ, इन बाकी तीनों ने अहद किया था कि जब तक वो अपने नस्बुलईन को पा नहीं लेती शादी नहीं करेगी। इन तीनों के मकासद बहुत बुलंद थे। इरम अपने पापा की तरह डीसी बनना चाहती थी। उमैरा सियासत में नाम कमाना चाहती थी। पूर्वा जर्नलिज्म के मैदान में झंडे गाड़ना चाहती थी। बेचारी ज़ोफिया डॉक्टर बनना चाहती थी, पर मंगनी के बाद उन्होंने उसे इतना जिद किया कि वो अपने नस्बुलईन से ही फिर गई। अब उसके पास अपने मंगेतर हमायों के किस्से होते। पूर्वा को भी यूँ लगा जैसे वो अपने मकासद से बहुत पीछे रह जाएगी, क्योंकि बाबा साईं ने उसे ये कहकर समा दिया था कि वो बहुत जल्द उसकी शादी कर देंगे। उसके ग्रुप को जब ये बात मालूम होगी तो वो सब कितना हंसेंगी, उसका मजाक उड़ाएंगी। शायद उसे ग्रुप से खारिज ही कर दिया जाए, क्योंकि ज़ोफिया की मंगनी के बाद तीनों उससे नाराज़ हो गई थी, मुकम्मल बाइकआउट कर दिया था। वो तो हमायूं ने खुद ही ज़ोफिया के आंसू से हार कर उसकी गुलो खलासी कराई, तब कहीं उसे जाकर दोबारा ग्रुप में दाखिले की इजाज़त मिली, वो भी हमायूं के कहने पर। पूर्वा को ना तो बाबा साईं के मुंतखब करदा अच्छे शख्स से दिलचस्पी थी, ना उसके घर वालों से, बल्कि वो तो सोच सोच कर परेशान थी कि वो इरम, ज़ोफिया और हुमैरा से इस खबर को कैसे छुपाएगी। जो उन्होंने वापस जाने पर अचानक हॉस्टल से रवानगी का पूछा तो वो क्या कहकर उन्हें मुतमईन करेगी। अगले माह ही तो सेकेंड ईयर के फाइनल एग्ज़ाम शुरू थे, उनका सामना तो करना ही था। वो अच्छा सा बहाना सोच रही थी जो सुनाकर सबको मुतमईन कर सके। उसे तालीम अधूरी रह जाने का, दोस्तों से बिछड़ जाने का खौफ लाहक हो गया था। उसे अनदेखे शख्स से नफरत महसूस हो रही थी। भाग भरी ने रात उसके बालों में मालिश करते हुए बताया था कि वो बड़ा सोना है, ऊंचा लंबा कद है। उसने डांट करके उसे खामोश करा दिया था। बाबा साईं को इस्लामाबाद गए काफ़ी दिन हो गए थे, पर ना उनका फ़ोन आया ना इत्तला। हाँ, हयात ने बताया था कि वो इस्लामाबाद से अमेरिका चले गए। तब पूर्वा ने सुकून का सांस लिया। वो आराम से इम्तिहान तो दे सकती थी। उसके इम्तिहान भी हो गए, पर बाबा साहब नहीं लौटे। अब वो सचमुच परेशान होगी। जब भी इम्तिहान देकर वो हवेली आती, बाबा साहब हत्तुल इम्कान घर में ही रहते। कहीं जाना होता तो भी बता कर जाते। ये पहला मौका था जब वो उसे बताए बगैर चले गए थे। उसने इरम को फ़ोन कर दिया। वो बेचारी उसकी परेशान आवाज़ सुनकर भागी भागी आई। साथ उसकी मम्मी सालिया भी थी। इरम से उसकी दोस्ती पुरानी थी, तकरीबन 5 साल पुरानी। इरम कहीं बार हवेली आई थी। जब वो लाहौर से सफ़र करके सखर पूर्वा की खातिर आती तो उसका मान बढ़ जाता। वो खुद हॉस्टल से उनके घर चली जाती, 1-2 रात रुक भी जाती। बाबा साईं ने कभी बुरा नहीं मनाया। इरम और सालिया उसकी शानदार हवेली से बहुत मरूब थी। उनकी सिर्फ एक बार ही सचल नवाज से मुलाकात हुई थी। इरम ने उन्हें एंग्री मैन का खिताब दिया था। आंटी सालिया ने उसकी तन्हाई और परेशानी देखते हुए अपने साथ लाहौर चलने के लिए कहा। वो नीम राजी थी। इरम तो खिल उठी थी। पूर्वा ने डेरे पर हयात को फ़ोन करके कहा, मैं अंकल साजिद के यहाँ हूँ। अगर बाबा साईं का फ़ोन आए तो उन्हें बता देना और उनसे कहना कि मुझसे रब्ता करें, और हाँ, हवेली का भी ख्याल रखना। वो हयात को हदायत दे रही थी। उसने फ़ोन बंद करने से पहले महसूस किया कि हयात उसकी लाहौर रवानगी का सुनकर खुश हो गया। थोड़ी देर बाद ये बात उसके जहन से उतर गई। सचल नवाज़ ने बतौर ख़ास लाहौर के इस कॉलेज में दुश्मनों के खौफ और तहफ़्फ़ुज़ की वजह से उसे दाखिल करवाया था। उनके ख्याल में पूर्वा सखर से ज़्यादा लाहौर में महफूज रहती। बहरहाल ये उनका ख्याल था। वो तो उसे बैरून मुल्क भेजना चाहते थे। पूर्वा ने यह सुनते ही रो रो कर हालत ख़राब कर ली थी। शुरू से ही वो बोर्डिंग हाउसेज और हॉस्टल्स में रह रही थी। बाबा साईं से बरसों की दूरी उसे गवारा नहीं थी। उसके आंसुओं से सचल नवाज़ का इरादा बदल गया था। वो यहीं पाकिस्तान में उसे रखने पर आमादा हो गए थे। मरी से वो अब लाहौर आ गई थी। परी, अगर बाबा साईं जल्द ना लौटे तो तुम सारी छुट्टियां हमारे पास ही गुजारना, इरम ने उसे कहा, और वो मान गई। वो काफ़ी अरसे के बाद इरम के घर रहने के लिए आई थी। साजिद अंकल ने मुलाजिम रख लिया था, जो पूर्वा को खासा बदतमीज़ लगा। पहले दिन ही उसने नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। चूँकि सब घर वालों से बेतकल्लफ थी, इसीलिए आराम से राय दे दी थी। इरम के 2 भाई हसन और हारून और एक बहन इकरा थी। हसन सबसे बड़े थे और डीसी थे। उनसे छोटी इकरा थी जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। उसके बाद हारून था जो मेडिकल के पहले साल में था। सबसे छोटी इरम थी जो इंटर का इम्तिहान देकर फारिग थी। हसन भाई उससे बिल्कुल इरम की तरह पेश आते। अंकल साजिद और साले आंटी भी सगे माँ बाप की तरह चाहते उसे। हारून से खटपट चलती रहती। फरवा आपी का रवैया बड़ी बहनों जैसा था, और रही इरम तो वो उसकी अजीज़ जान दोस्त थी। पूर्वा को वो सब फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करते। साजिद अंकल समेत सभी उसे अच्छे लगते थे, पर उसका ये नया मुलाजिम फारूक, जो उन्होंने शायद कुछ हफ्ते पहले ही रखा था, उसे एकांक निभाया था। खासी बदलियाजी और बदतमीज़ी से बात करता था। पूर्वा का रही सयाना मिजाज उसकी तरह की गलतियां बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो एक बार सुना देती, उसका बस चलता तो उस टेढ़े शख्स को दुरुस्त कर देती। रात का न जाने कौन सा पैर था जब उसकी आंख खुली। एसी फुल कूलिंग के साथ चल रहा था। पूर्वा की इसरार पर इरम
पड़ी वो बड़े मज़े से सो रही थी। कोई नामानूस सा एहसास था, हल्का सा शोर था जिसके बायस उसकी आंख खुली। उसने एसी का बटन बंद किया तो यूँ लगा जैसे बाहर कोई धीरे धीरे चल रहा है। कदमों की हल्की हल्की आहट एसी बंद होने के बायस शब के उस गहरे सकूत में साफ महसूस की जा सकती थी। पूर्वा ने पाँव बिस्तर से नीचे लटकाए और नज़रें जूतों की तलाश में बेड से नीचे दौड़ाई। बिखरे बाल समेटती वो उठ खड़ी हुई। धीरे से दरवाज़ा खोलकर उसने पहला कदम बाहर रखा। कॉरिडोर की लाइट जल रही थी लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो सहन में आ गई। तब उसने देखा फारूक मोहतात अंदाज में बार बार साथ वाले बंगले का जायज़ा लेता इधर उधर चक्कर काट रहा है। सामने कुर्सी भी धरी हुई थी। ऊपर जाने वाला सीढ़ियों का बैरूनी दरवाज़ा भी खुला हुआ था। उसकी आंखों की सुर्खी बता रही थी कि वो काफ़ी देर से जाग रहा है। पूर्वा के जहन में खतरे का अलार्म बजा। यकीनन कहीं कोई गड़बड़ ज़रूर थी। ये तुम आधी रात को चोरों की तरह क्या कर रहे हो? वो दबे कदमों उसके सर पर जा पहुंची। फारूक बिल्कुल परेशान नहीं हुआ। आप आधी रात को क्या कर रही हैं? उल्टा उसने सवाल झाड़ दिया। तुम मुझसे ये पूछने वाले कौन होते हो कि मैं आधी रात को क्या कर रही हूँ? अपने काम से काम रखा करो, मेरे मुंह ना लगा करो। फरवा के चेहरे के जाविये बिगड़ गए। अपने काम से काम रखता हूँ, अपनी औकात भी पहचानता हूँ, ये तो सरासर इल्ज़ाम है। आपके मुँह कौन लग रहा है? ज़ोमानी अंदाज में बोला। फरवा ने उसके अल्फाज पर गौर नहीं किया और दोबारा अपने सवाल को दोहराया। देखिए, बराए मेहरबानी मुझे अपने काम करने दी। जाइए, तशरीफ़ ले जाइए। वो सख्त बदमज़ा हो रहा था। क्यों जाऊँ? तो मुझे हुक्म देने वाले कौन होते हो? 2 टके के मामूली से मुलाजिम। वो डपट कर बोली। देखिए मोहतरमा, मुझे अपना काम करने दें। फारूक ने उसके आगे हाथ जोड़ दिया तो वो उसे घूरने लगी। ये नज़रों के तीर बाद में चलाइएगा, फ़िलहाल मेरा घायल होने का इरादा नहीं है। वो नीची मगर शरीर आवाज़ में बोला। पूर्वा के तो तलवों से आग लगी और सर पर बुझी। तो तुम बेहुदा आदमी अपनी हद में रहो। मैं तो हद में ही रहने का कायल हूँ, पर आप मेरी कोशिशों को नाकाम बना देती हैं। वो मज़े से बोला तो वो पैर पटकती तेज़ तेज़ चलती कमरे में आ गई। ये बहुत ज़रूरी था। फारूक उसके जाने के बाद आहिस्ता से बोला। तौबा, ये तो इंतहाई खबीस आदमी है, मुझे इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। वो 4 चोट की मार पड़ाऊंगी कि सीधा तीर हो जाएगा। कमीना हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। इन सबको तो देखो, उसे कितना सर चढ़ाया हुआ है। सारे जहां का दर्द तो अंकल साजिद की फैमिली में है। लोग मुलाजिम भी मालकों की बराबरी करने लगे हैं, उनके मुंह आने लगे हैं। अल्लाह बचाए, सारे क़यामत है। अगर ऐसा नौकर हवेली में होता तो मैं अब तक उसे शूट कर चुकी होती। वो करवट बदल कर सोने की कोशिश करने लगी। इरम और पूर्वा दोनों लॉन में क्रिकेट खेल रही थी। पूर्वा बाउलिंग करवा रही थी जबकि इरम क्रेज पर जमी खड़ी थी। पूर्वा आजिज़ आई हुई थी। अब इरम साहिबा ने जो गेंद को हिट लगाई तो वो उड़ती हुई साथ वाले बंगले में चली गई। छक्का है, छक्का। वो चहकी तो पूर्वा उसे नापसंदीदगी से देखने लगी। अब बाल उठाकर कौन लाएगा? उसे अपनी बारी परेशान कर रही थी। हसान भाई ने उधर जाने से मना किया। बाल पर फातिहा पढ़ लो। इरम ने उसे चिढ़ाया तो वो नाराज़ हो गई। इरम डियर, फातिहा क्यों पढ़ लूँ? अभी देखना कैसे आती है बाल। उसने चुटकी बजाई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी। खुद जाओगी? फॉर गॉड सेक मत जाना, हसान भाई टांगे तोड़ देंगे। इरम ने उसे रोका तो वो मुस्कुराने लगी। मैं खुद क्यों जाऊंगी इस उम्र में? मुझे लंगड़ी होने का शौक नहीं है, तुम देखो तो। वो अंदर बढ़ गई फारूक के कमरे की तरफ। इरम के घर आकर वो बहुत एंजॉय करती थी। हवेली में कोई उसका हम उम्र नहीं था। नौकरों से मेलजोल बाबा साईं को पसंद नहीं था। शुरू में ही वो बोर्डिंग्स और हॉस्टल्स में रही थी। छुट्टियों में घर देखना नसीब होता था। ऐसा घर जो माँ बहन और भाई के वजूद से खाली था। उसका जी चाहता इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हों, वो ज़ोर ज़ोर से हंसे बोले झगड़े। उसकी ये ख्वाहिश हसरत ही रही। वो बाबा साईं की इकलौती औलाद थी। बाबा साईं उसे रिश्तेदारों से भी नहीं मिलने देते थे, बकौल उनके कि वो सब दुश्मन है। वो दिल महसूस कर रह जाती। हॉस्टल से वीकेंड पर जब भी इरम के घर आती तो बहुत खुश होती। पूर्वा ने दरवाज़ा लॉक खोल धकेला पर ना खुला। यकीनन अंदर से लॉक था। उसने ज़ोर ज़ोर से दस्तक दी तो फ़ारूक नमूदार हुआ। उसके चेहरे से वाज़ेह झलक रहा था कि इस वक्त उसे ये दस्तक बहुत नागवार गुजरी है। फरमाइए, अब क्या आफत आ गई है? वो तेज़ी से डांटने वाले स्टाइल में बोला। परवान नोट कर रही थी कि वो दरवाजे पर फैल कर खड़ा, जैसे ये चाहता कि वो अंदर ना देख सके। मेरी बॉल साथ वाले के बंगले में गिर गई है, फ़ौरन ला दो। वो बेनियाजी और शहानापन से हुक्म देकर फ़ौरन मुड़ गए, जैसे उसे यकीन हो कि फ़ारूक उसके अहकामात पर ज़रूर अमल करेगा। और सचमुच वो कोई पसो पेश किए बिना चला गया। उसकी वापसी 15 मिनट बाद हुई। बाल पूर्वा के हवाले करके वो कमरे में चला गया। उसने फिर बाउलिंग शुरू करवा दी। इरम, ये जो तुम्हारा मुलाजिम फ़ारूक है ना, मुझे बहुत मशकूक लगता है। ऊंची सी शय। रात पूर्वा की सुई फ़ारूक पर अटक गई। नहीं परी, ऐसे ही तुम्हें मशकूक लगता है। बड़ा बेज़र मेहनती सा आदमी है, अपने काम से काम रखने वाला। हाँ, देख रही हूँ वो जो हल जोतता है। 2 हफ्ते हो गए मुझे आए हुए। इतना हट्टा कट्टा है, काम करवाओ इससे। मेरी हवेली में ऐसा नौकर होता ना तो बेल की जगह इसे खड़ा करके कोहलू पिलवाती, सारे ऐशो आराम भूल जाता। वो नखवत से बोली तो इरम ने मौजू बदल दिया। वो दोनों जब टहल कर आए
तो सबके बेडरूम्स के दरवाजे बंद थे। वो दोनों भी सोने की तैयारी करने लगी। ये 6 बेडरूम्स और 3 गेस्ट रूम्स पर मुश्तमिल अच्छा खासा कुशादा घर था। एक एनेक्सी भी थी जो खाली पड़ी हुई थी। साजिद इस्तेमाल न होने के बायस उसे किराए पर देना चाह रहे थे, पर सालिया ने रोक दिया। इरम, मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या करूं? उसने मज़े से सोई इरम को हिलाया तो वो उसे डांट कर फिर सो गई। पर वह जिस रोज़ दोपहर को सो जाती, उस रात उसे नींद ही ना आती या देर से आती, जबकि इरम दोनों वक्त मज़े से भरपूर नींद लेती। पूर्वा ने तो अपनी नींद की आदत की वजह से तंग थी। इतनी जल्दी कैसे सो जाती? अब इरम मज़े से सो रही थी और वो उसे बेबसी से देख रही थी। ये तय था वो हरगिज़ उठने वाली नहीं थी। पूर्वा बाहर निकल आई। कॉरिडोर की लाइट हस्बे मामूल जल रही थी। लैंप पोस्ट भी ऑन था। ऊपर जाने वाला बैरूनी दरवाज़ा बंद था। वो घूम कर अंदर आए। यह दरवाज़ा खुला हुआ था। सीढ़ियों के दोनों तरफ दरवाजे थे, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। बवक्त ज़रूरत किसी दरवाजे से भी छत पर जाया जा सकता था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। दूर दूर तक रोशनियाँ जगमगा रही थी। वो साथ वाले बंगले का जायज़ा लेने लगी। तमाम लाइटें ऑन थी, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो दाएं तरफ आ गई, जहाँ से गेट और सड़क नज़र आ रही थी। वो चक्कर कर बाहर देखने लगी। अचानक सीढ़ियों पर चढ़ते कदमों की आवाज़ आने लगी। वो सांस रोककर दीवार के साथ लग गई। अगर घर वालों में से कोई होता तो उसे यूँ रात के छत पर देखकर हैरान होता कि सारा घर सो रहा था, वो क्या कर रही है। ये सवाल आने के ज़हन में ज़रूर आता। इस रुख पर पहले उसने सोचा ही नहीं था। बड़ी देर बाद ध्यान आया था। तब तक वो जो कोई भी था वो ऊपर आ चुका था। परवा ने बड़ी देर से रुका सांस खारिज किया। वो फारूक था। उसे देखकर वो हैरान हुआ या नहीं, उससे उसे कोई गर्ज नहीं थी। अलबत्ता वो मुतमईन हो गई थी। क्यों ऊपर आए हो इस वक्त, और लेना क्या तुमने? वो रोब से बोलकर अपना भरम रखना चाहती थी। झक मारने आया हूँ, कोई ऐतराज़? उसने पत्थर लड़खड़ाए। यूँ लग रहा था जैसे परवा की मौजूदगी उसे अच्छी नहीं लग रही है। तुम मेरे साथ मालिकों वाले अंदाज में बात नहीं किया करो। मालिक हम हैं, तुम नहीं। गेस्ट रूम में ठहरने से मुलाजिम या गुलाम मालिकों के बराबर नहीं हो जाते। आई समझ? वो तब कर बोली तो फारूक दूसरी तरफ मुड़ गया। छत पर लोहे की कुर्सियाँ शायद जाल में ही रखी गई थी। पूर्वा ने पहले नहीं देखी थी। वो कुर्सी पर बैठ गया। इज़्तिरारी अंदाज में वो जूती की टो से फर्श कुरेदने लगा। बात सुनो, तुम हो क्या चीज़, इंसान या जिन? वो रुक कर बोली। इंसान हूँ। अगर जिन होता तो आप इस वक्त यहाँ खड़ी होकर ये सवाल ना पूछ रही होती। और प्लीज़ अब आप जाइए, मैं इधर सोने आया हूँ, नीचे गर्मी है। वो कतई बेमुरव्वती से बोला। तो सो जाओ, मना किसने किया है? मैं तुम्हें खड़े होकर मोरछल नहीं झलने वाली। वो बिगड़ कर बोली। तो फारूक उसे छेड़ बैठा। कम से कम लगता तो यही है। वो इत्मीनान से टांगे लंबी करते हुए बोला तो पूर्वा का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने फिर बदतमीजी कर दी थी। दिल चाहता है तुम्हारा सर फाड़ दूँ। वो दांत पीसते हुए घर आई। ले, सर तस्लीम खम है। उसने सचमुच सर झुका दिया। सर तस्लीम खम के बच्चे, तुम्हारा इलाज ढूंढना पड़ेगा। वो धड़ धड़ करती सीढ़ियाँ उतर गई। फारूक ने इत्मीनान से अपना काम शुरू कर दिया। पूरे घर में वो चक फेरियाँ खा रही थी। करापे की वापसी अभी तक नहीं हुई थी। हारून भी गायब था। साजिद अंकल, साले आंटी और इनम तीनों अपनी आंटी अदीना की तरफ गए हुए थे। अदीना साजिद की वाहिद बहन थी। सुबह सुबह ही राबी का फ़ोन आया कि मम्मा की तबीयत ख़राब है। वो तीनों सुनते ही चले गए। इकरा का पेपर था, वो यूनिवर्सिटी चली गई। वापसी पे उसे आंटी की तरफ जाना था। सालिया ने पूर्वा की नींद की वजह से उसे नहीं उठाया था। इकरा से कह दिया था कि वापसी पे उसे लेती आना। इकरा ने उसके सराहने पैगाम छोड़ दिया था और खानसमा से कहा था कि उसके उठने पर उसे नाश्ता बना देना। बेदार होने पर वो इकरा आपी का पैगाम पढ़ चुकी थी। उसका नाश्ता भी तैयार था। चाय फ्लास्क में थी, यहाँ तक कि सलाइस पर मक्खन और जाम भी लगा हुआ था। उसे इकरा आपी पर प्यार आ गया। नाश्ता करके वो फिर सो गई। उठी तो म्यूज़िक से दिल बहलाती रही। 2 बजे के करीब जब वो लंच करके फारिग हुई थी तो इकरा आपी का फ़ोन आ गया। उन्होंने कहा कि वो अदीना आपी की तरफ है, वो हारून के साथ आ जाए। वो उसकी तन्हाई के ख्याल से कह रही थी। ना जाने हारून भी कहाँ गायब था। अलबत्ता उसकी बाइक पोर्च में खड़ी थी। पूर्वा दुआ करने लगी कि हारून जल्दी से आ जाए, पर उसकी जगह फारूक आ गया। वो फ्रिज से बोतल निकालकर पानी पीने लगा था जब वो तेज़ से चलती उसके करीब आई। फारूक ने पानी का गिलास मुंह तक ले जाते रुक लिया और उसके मुंह से निकलने वाले किसी नए शाही हुक्म का इंतज़ार कर रहा था। फारूक, मुझे फ़ौरन आंटी अदीना की तरफ छोड़ा। वो जल्दी से बोली। मगर तीनों गाड़ियाँ घर में नहीं हैं। उसने आगाह किया। हारून की बाइक तो है, कामचोर आदमी। वो चमक कर बोली। पर चाबी तो शायद उनके पास ही है। उसने अज़र पेश किया। हारून घर में नहीं है, बाइक है, चाबी भी घर में होगी। तुम फिक्र मत करो, मैं ढूंढ कर ले आती हूँ। वाकई वो चाबी ढूंढ कर ले आई। अब चलो फ़ौरन, उसने हुक्म दिया। मैं कपड़े बदल कर मुँह हाथ तो धो लूँ, इतनी गर्मी और धूल मट्टी से अटकर आया हूँ। फारूक ने अपने पुरशिकन मैले कपड़ों पर नज़र दौड़ाई। कोई नहीं तुम्हें देख कर मरने वाला, ऐसे ही आ जाओ। वो मखसूस तहकम भरे अंदाज में बोली। हो सकता है कोई हो। फारूक ने गिलास रखते हुए शरीर नज़रों से उसे देखा।
आप मेरे साथ जाएंगी, लोग कहेंगे इतनी खूबसूरत हसीना के साथ आदमी कैसा है। मैं तो आपके ख्याल से कह रहा हूँ, वो जानकर उसे छेड़ बैठा। शक्ल देखिए आईने में, तुम मेरा ख्याल करने वाले कौन होते हो? अगर आइंदा ऐसे कहा तो शूट कर दूंगी। कितनी बार कहा है आदमी रहा करो। उसे घूर रही थी। शक्ल आईने में रोज़ देखता हूँ, आईना झूठ नहीं बोलता। ऊपर वाले का शुक्र अदा करता हूँ, वो बेनियाजी से कहकर मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा। पूर्वा संभल कर बैठ गई। आंटी अदीना का घर खासा दूर था। फारूक सीधी सपाट सड़क पर तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिल दौड़ा रहा था। सामने अचानक ही स्पीड ब्रेकर पर उसकी नज़र पड़ी थी। वो रफ्तार कम न कर सका था। संभलने की कोशिश में पूर्वा फारूक पर जा गिरी। बेख्तियार उसने फारूक को थाम लिया था। तुम ठीक तरह से नहीं चला सकते? वो पीछे हटकर नाराज़गी और गुस्से के मिले जुले तासुरात समेत बोली। मेरा क्या कसूर है? आगे स्पीड ब्रेकर पर मेरी नज़र नहीं पड़ी थी, और मैं तो ऐसे ही चलाता हूँ, जिसको पसंद हो बैठे वरना उतर जाए। वैसे भी मैं ज़बरदस्ती भगाकर या उठाकर तो नहीं लाया हूँ आपको। खुद आपने मुझे कहा था कि छोड़ आओ, वो बेबाकी से कह जा रहा था। पूर्वा ने उसके अल्फाज पर गज़बनाक हो गई। मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी यहीं सड़क पर। वो दिल जलाने वाले अंदाज में मुस्कुराया। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, अगर आइंदा मेरे साथ कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं फिर तुम्हें देख लूँगी। अपना मकाम पहचानो, मेरे मुंह ना लगा करो। बाइक रुकते ही वो उस पर उल्ट पड़ी। फारूक का जी चाह रहा था उस रईस सादी का दिमाग दुरुस्त कर दे। मुलाजिम तो उसकी नज़र में कीड़े मकोड़े से भी बदतर थे। वो उसे भी अपना मामूली गुलाम तस्वुर करती थी, तब भी तो इतने हद तक कमीज़ तरीके से पेश आती थी। आप ही आपको मुलाजिम रखने के लिए यही शख्स मिला था। इतना बदतमीज़ सा है, फजूल सा, काम भी खास नहीं करता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। आपने बताया था कि हसान भाई और अंकल ने इसे ड्राइवर रखा है, पर वो दोनों तो ज़्यादातर खुद ही गाड़ी ड्राइव करते हैं। आपको भी कहीं जाना हो तो खुद जाती हैं, फिर इसे तनख्वाह किस बात की मिल रही है? ऊपर से आप सब ने उसे इतना सर चढ़ाया हुआ है। पूर्वा का मुँह फूला हुआ था। क्यों परी, उसने तुम्हें कुछ कहा है? इकरा प्यार से उसके गाल सुलाते हुए बोली। मुझे कहकर तो देखो कुछ, सर ना फाड़ दूँ मैं उसका। वो जोश से मुक्का तान कर खड़ी हो गई। इकरा के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा परी, देखेंगे उसे, उसने उसे बहलाया। पूर्वा का आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा था, पर मुश्किल ये थी कि इस भरी दोपहर में इरम उसके साथ आइसक्रीम खाने जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने हारून की मिन्नत की कि हमें आइसक्रीम ला दो, पर वो बेमुरवती से इनकार करके कमरे में घुस गया। अब वो किससे कहती? हसान भाई और इकरा आपी के रोब की वजह से वो ये बात उनसे कह भी नहीं सकती थी। हसान भाई तो वैसे भी घर में नहीं थे। इकरा आपी सो रही थी। अगर वो उनसे कहती तो वो हरगिज़ इनकार ना करती, पर वो उन्हें नींद से उठाना नहीं चाहती थी। कम अज़ कम वो इरम की तरह तोता चश्म तो नहीं थी। अब ले दे के फारूक बचा था, पर उसके नखरे भी मालिक से कम नहीं थे। पूर्वा को उसे हुक्म देकर बड़ा मज़ा आता था। उसका तहकमाना मिजाज बड़ा तस्कीन पाता था। उसने तो अपने एक इशारे पर हुक्म की तामील होते देखी थी। ये फारूक किस खेत की मूली था? कूदे की तरह एक ख्याल उसके जहन में लपका। वो सीधी फारूक के कमरे में दस्तक दिए बगैर घुस गई। वो सो रहा था। ए उठो! पूर्वा ने बगैर रुके और झिझके उसे हिलाया। वो औंधा तकिया मुंह में छुपाए सो रहा था। नाजुक हाथों ने बड़ी बेमुरवती और सख्ती से उसे छुआ था। इस अचानक अवतार पर वो सीधा हुआ तो पूर्वा ने देखा कि उसके ऊपरी जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है। पूर्वा को जोफिशा की बात याद आ गई। तुम्हें देर से अकल आती है। लाख वो मुलाजिम सही, पर था तो मर्द। वो कितने धड़ल्ले से दस्तक दिए बिना घुस आई थी और फिर किस तरह से उसे झंझोड़ा था। जी फरमाइए, आप कौन सा काम करवाना है? वो नींद के खुमार से बोझल आंखें बामुश्किल खोलता हुआ बोला और उठ बैठा। उसने शर्ट की तलाश में इधर उधर निगाह दौड़ाई। वो सोफे पर पड़ी हुई थी। वो पूर्वा के करीब से गुजरकर सोफे की तरफ बढ़ा। मुझे आइसक्रीम ला दो, वो कहकर भाग आई। फारूक को इस अंदाज में देखना उसे मुनासिब नहीं लगा था। अगर वो उसके यूं बेधड़क जगाने का कोई और मतलब निकाल लेता, कोई बदतमीज़ी कर देता तो आगे ही इतना बदलियाज था। वाकई उसे देर से अकल आती थी। उसे यूं भरी दोपहर में एक मर्द के कमरे में नहीं जाना चाहिए था। 2 रोज़ बाद वो इस बात को भूल भाल गई। फारूक ने उसे आइसक्रीम ला दी थी और पैसे भी नहीं मांगे थे। अपनी इस अहमकाना बहादुरी पर उसने खुद को खूब सराहा था कि इतने बड़े मर्द को उल्लू बना दिया, आइसक्रीम के पैसे ही नहीं दिए हैं। इरम, आओ फारूक के कमरे की तलाशी लेते हैं। वो उसकी अहमकाना तजवीज़ पर उसे घूरने लगी। अच्छा ना तो ना सही। पूर्वा ने मौजू बदल दिया। उसे तो ये इल्म हो गया था कि इरम उसका साथ नहीं देगी। पूर्वा ने तन्हा ही ये मुहिम सर करने का फ़ैसला कर लिया। फारूक सुबह से ही कहीं गया हुआ था। सालिया ने जाते जाते सौदे सल्फ के सामान की लिस्ट उसे थमा दी थी कि वापसी पे लेते आना। इकरा ड्राइंग रूम में अपनी दोस्त के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू थी। आंटी सालिया भी वहीं थी। इरम अनेक्सी की सफाई करवा रही थी। पूर्वा के इस एतराज़ पर कि फ़ारूक मुलाजिम होते हुए भी गेस्ट रूम में क्यों रहता है। अंकल साजिद ने उसे अनेक्सी में ठहराने का इंतज़ाम कर दिया था, क्योंकि सर्वेंट क्वार्टर नहीं थे। इरम इस सिलसिले में अनेक्सी की झाड़ पूंछ में लगी हुई थी। हारून भी गायब था। मौका अच्छा था, मैदान साफ था। वो फारूक के कमरे की तरफ बढ़ी। अफसोस के दरवाज़ा लॉक था। वो जब भी जाता कमरा बंद करके जाता था। पिछली साइड की खिड़की शायद बेध्यानी में खुली रह गई थी। वो उसे फलांग कर अंदर दाखिल हो गई। अव्वल रोज़ से फारूक उसे पूरे इसरार सा लगा था जैसे वो नहीं है
जो वो खुद को खुद जाहिर करता है, बल्कि कुछ और है, और वो क्या है वो यही जानने के लिए चोरों की तरह उसके कमरे में घुसी थी। पूर्वा ने जल्दी जल्दी अलमारी देखी, दराज खोले कि शायद कोई काबिल ज़िक्र चीज़ मिल जाए जो फ़ारूक की पुरस्रारियत से पर्दा हटा दे। तीसरा दरवाज़ा लॉक था। उसने इधर उधर हाथ मारे कि शायद चाबी मिल जाए, और चाबी मिल गई। दरवाज़ा खुलने पर उसकी आंखें हैरत से फट गई। सामने एक काला स्याह जदीद तर्ज का छोटा सा रिवॉल्वर उसका मुंह चढ़ा रहा था। रिवॉल्वर के नीचे 2-3 कार्ड्स पड़े हुए थे। उससे पहले कि उसका हाथ उन कार्ड्स की तरफ बढ़ता, वहीं साकित हो गया। क्यों बिला इजाज़त आप चोरों की तरह मेरे कमरे में घुसी हैं? फ़ारूक का सर लहजा, उसका लहू जमा गया। उसने आते ही खिड़की के पटवा देखे तो उसका माथा ठनक गया। जहाँ तक उसे याद पड़ता था वो खिड़की बंद करके आया था। वो भी खिड़की के रास्ते अंदर आया, और उसे देखकर उसका जी चाहा कि ज़ोरदार थप्पड़ उसे दे मारे, ताकि वो हर वक्त शर्लॉक होम्स की तरह उसकी जासूसी न करती फिरे। मैं पूछता हूँ, आप इस तरफ क्यों आई हैं? दरवाज़ा लॉक है, मैं खिड़की से अंदर आया हूँ। आपको गायब पाकर कोई इस तरफ निकल आए तो जानती हैं क्या होगा? वह पूर्वा के बिल्कुल करीब झुक गया। उसे फ़ारूक का कुर्ब बहुत खुला। क्या होगा? उसने बामुश्किल थूक निकला। आप पर आंच आएगी, सो आएगी, पर मैं भी नहीं बख्शा जाऊंगा, बराबर का शरीक ठहराया जाऊंगा। जाइए, अगर आइंदा यूँ अपने कमरे में देखा तो नताइज की जिम्मेदार सरासर आप खुद होंगी। वो आगे से हट गया, पर वह डोलते कदमों से बाहर आई। इस पॉइंट पर उसने पहले सोचा ही नहीं था। इतनी अकल नहीं थी कि गहरी गहरी बातें सोचती। माँ बहनें नहीं थी जो उसे समझाती, दूसरों को क्या तकलीफ थी जो उसे रोक टोक करते। वो खुद से कितने वादे करती कि आइंदा ये काम नहीं करेगी, पर वो काम हो जाता था। दिमाग की सब हदायत भूल जाती थी। फ़ारूक के खिलाफ उसके जहन में शदीद नफरत भर गई थी। कितने सख्त लहजे में बोल रहा था, जैसे पुराने वक्तों में शाही जलाद रह चुका हो। उसे सोचकर झरझरी आ गई। वो रिवॉल्वर भी याद आ गया। न जाने क्यों उसने रखा हुआ था। उसे यकीन हो गया था कि फ़ारूक का तल्लुक किसी ख़ास तंजीम या दहशतगर्द गिरोह से है, और ये सब भोले भाले लोग उसके जाल में फंसे हुए थे। तरस खाकर नौकरी दी थी। वो धड़ल्ले से टेबल पर बैठकर खाना खाता, सहूलियात से मज़य्यन गेस्ट रूम में रहता और मज़े से ऐश करता। उसने ऐसे मुलाजिम कहाँ देखे थे? कोई उसे कुछ कहता ही नहीं था। पूर्वा ही थी जो उसके सर पर खड़े होकर उल्टे सीधे काम करवाती। यहाँ आते ही तीसरे रोज़ उसने मेहमान का चोला उतार फेंका और फ़ारूक को उसका मकाम बताने खड़ी हो गई। वो उसे फारिग बैठा जहर लगता, हर वक्त उसे दौड़ाती रहती, ये करो वो करो, ये ला दो वो ला दो, यहाँ क्यों खड़े हो, ऐसे क्यों बैठे हो, गेस्ट रूम में मत सोया करो, यूँ हर वक्त काम चोरों की तरह ना पड़े रहा करो। ऐसी तमाम बातों से उसने बहुत जल्द फ़ारूक की ज़िंदगी अजीरन कर दी थी। यूँ लगता था जैसे वो उसे नौकरी से निकलवा कर ही दम लेगी। पूर्वा से कुछ बैद भी ना था कि एक बार जो खनास उसके दिमाग में समाता वो उसे पूरा करके ही दम लेती, जैसे अब फ़ारूक का कीड़ा उसके दिमाग में कुल बुलाया था। उसने सारे लॉन की घास उससे कटवाई, पौधों की गोडी करवाई। अंकल साजिद और साले आंटी घर पर नहीं थे। अलबत्ता इकरा आपी ने उसे आहिस्तगी से टोका था कि वो ड्राइवर है, माली नहीं है। जवाबन उसने फ़ारूक की काम चोरी पर एक लंबा शिकायतनामा सुनाया। वो चुप हो गई। इरम और हारून भी खुश नहीं लग रहे थे क्योंकि बेचारे के पीछे पड़ गई हो। इरम गोडी करते फ़ारूक को तासुब से देख रही थी। हारून भी उसके साथ शामिल हो गया था। देखा कितना मोटा ताज़ा ये रेसलर लगता है। मेरे हवेली में होता ना तो पूरे पाई बाग की ड्यूटी इसके ज़िम्मे लगाती और एक दिन में बाग को दुरुस्त करवाती। कसम से एक माँ बाप तुम आती तो पहचान ना पाती। जवानी और ताकत का सारा नशा हिन कर देती। वो तहकीर से उसे देख रही थी। यार परी तुम पागल हो, भला उसे जवानी और ताकत का कौन सा नशा है? बेज़रर सा आदमी है। इरम ने उसकी वकालत की। ये उसके बाजू और कंधे देख रही हो, बाकायदा बॉडी बिल्डर लगता है। उस रोज़ कह रहा था कि मेरे ऊपर बहुत सारी लड़कियां मरती हैं। पूर्वा के मुंह से उस रोज़ वाली बात निकल गई। हाँ तो गलत कहता है ही इतना ज़बरदस्त। वैसे परी इसे देख के तुम्हें ख्याल नहीं आता कि इसे हॉलीवुड की फिल्मों में होना चाहिए? इरम की इस बात पे उसने गौर से उसका जायज़ा लिया तो बौखला गई। कहीं उस पर मरने वाली लड़कियों में तुम भी तो शामिल नहीं हो? इरम का जी चाहा पूर्वा का सर फाड़ दे। जी नहीं, मैं इन्हें भाई समझती हूँ, बल्कि आप ही के हवाले से। इरम ने ज़बान दांतों तले दाब ली। ये उसके मुंह से क्या निकलने वाला था? सच शुक्र कि पूर्वा आगे हो गई थी, उसकी बात सुनी नहीं। फ़ारूक के ऐन सामने वो खड़ी हो गई थी। देखा, इसे कहते तनख्वाह का हलाल होना। उसने इरम को भी बुलाया। फ़ारूक पसीने पसीने हो रहा था। हारून फ्रिज से ठंडे यख स्क्वाश का जग निकाल कर ले आया था जो इकरा ने बनाकर रखा था। उसने फ़ारूक को गिलास भर कर दिया। वो घटाघट 3 गिलास चढ़ा गया। बस अब मैं जाऊँ? देख लें सारा लॉन ठीक कर दिया। वो इजाज़त तलब निगाहों से पूर्वा को देख रहा था। जाओ। उसने सर हिलाया। वो सोच रही थी कि अंकल और आंटी लॉन को साफ़ सुथरा देखकर कितना खुश होंगे। मालिक कहीं रोज़ से छुट्टी पर था, तभी ये ख्याल उसके जहन में आया था कि फ़ारूक से लॉन ठीक करवाया जाए। रात हयात का फ़ोन आ गया। उसने बताया कि हवेली में वडेरा साईं का फ़ोन आया, आपको प्यार कह रहे हैं। पूर्वा की हालत खुशी से गहर हो गई। बाबा साईं मुझे यहाँ फ़ोन नहीं कर सकते थे?
वो खफा थी। बीबी साईं वो जल्दी में थे, हयात ने उसे मुतमईन किया। इरम ने इंग्लिश फिल्म लगाई हुई थी। पूर्वा ने थोड़ी सी बहालत मजबूरी देखी और उठाई। अब वो टहल टहल कर सोच रही थी कि क्या किया जाए। ऊपर स्टोर रूम में अरुण की बहुत सारी पतंगें पड़ी हुई थी। उसने बसंत के मौके पर दोनों को उड़ाना सिखाई थी। उसने सोचा कि इरम को लाकर दिखाए तो शायद वो उसका साथ देने पर आमादा हो जाए और मूवी बंद कर दे। उसी सोच ने उसके अंदर तवानाई सी भर दी। मज़े से सीढ़ियाँ पलांग कर वो ऊपर पहुंची। दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे बादामी शर्ट की हल्की सी झलक दिखाई दी। यकीनन ये फारूक था। ये आखिर स्टोर रूम में क्या कर रहा है? तबे कदमों वो अंदर दाखिल हुई। स्टोर रूम में खिड़की पड़ोसियों के सेन की तरफ खुलती थी। वहाँ से खड़े होकर आने जाने वालों का बासानी नज़ारा किया जा सकता था। फ़ारूक उसी खिड़की के आगे खड़ा था और उसके गले में जदीद तरीन साख्त का गैर मुल्की कैमरा लटका हुआ था। वो इंतहाई महवज से तस्वीरें ले रहा था। वो आगे हुई कि देखे पड़ोसियों के सेन में क्या चीज़ है जो यूँ फ़ारूक जैसा मामूली नौकर उस हसास तरीन पोलराइड कैमरे से तस्वीरें बना रहा है। जोश से वो आगे हुई। उसी जोश ने काम बिगाड़ दिया। आहट पर फ़ारूक ने उसे देखा। बस एक लम्हा था। फ़ारूक ने उसे घसीटकर खुद से करीब कर लिया। एक हाथ उसकी गर्दन के गिर लपेटते हुए उसके मुंह पर रख दिया। खबरदार जो कोई हरकत की या आवाज़ निकाली। उसका लहजा ऐसा था कि पूर्वा का दिल उछलकर हलक में आ गया। फ़ारूक का मजबूत हाथ ढक्कन की तरह उसके मुंह पर जमा हुआ था और बाजू शाने से होता हुआ गर्दन में लिपटा हुआ था। वो खटाखट तस्वीरें लेने लगा। उसे मुश्किल तो हो रही थी, पर इस मुश्किल सूरत-ए-हाल में वो कोई रिस्क नहीं ले सकता था। कितनी ऑकवर्ड सूरत-ए-हाल थी। वो फ़ारूक के इतने करीब थी कि नज़र उठाकर उसकी गर्दन पर लगे ज़ख्म के निशान को देख सकती थी। न जाने उस आलम में कितनी देर हो गई। पूर्वा को यूँ लगा जैसे सदियाँ गुजर गई हैं। उसने हाथ रोक लिया। अगर नीचे जाकर किसी से कुछ कहा तो आपकी ही बदनामी होगी। इस गुस्ताखी के लिए माजरत खा हूँ, पर यह मेरी मजबूरी थी। आप ही ऐन वक्त पर नाजिल हो गई। फ़ारूक ने उसके गिर लिपटा अपना फुलादी बाजू हटा लिया। वो एक के बजाय दो दो सीढ़ियाँ उतर के आई थी और सीधी कमरे में घुसी थी। आंसुओं के समंदर उबल पड़ने को बेताब थे। उसने उनका रास्ता रोकने की कोशिश भी नहीं की। वो घटिया आदमी अगर कुछ कर दिखाने पर उतर आया तो उसके आगे उसे सोचना भी क़यामत लग रहा था। इस सूरत हाल का उसने तस्वुर भी नहीं किया था। फ़ारूक की यह जुर्रत उसे सर से पैर तक झुलसाए दे रही थी। दिल चाह रहा था हसन भाई के रिवॉल्वर का पूरा राउंड उस पर खाली कर दे। उसे इतना मारे कि उसके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निकल जाए। उस लम्हे अगर कोई और वहाँ आ जाता जैसे वो आई थी तो क्या होता? तो सब जो उसे इतना मासूम तस्वुर करते हैं वो क्या मतलब निकालते? अंकल और आंटी उसके बारे में क्या सोचते? रोते रोते वो सो गई थी। इरम जगाने आई तब भी नहीं उठी। इकरा खाने का कहने आई तो उसने इनकार कर दिया। वो उसके करीब बैठ गई। परी क्या हुआ है? वो प्यार से बोली तो उसने झरझर नैयर बहाने शुरू कर दिए। मुझे हवेली जाना है बाबा साहब, मुझे याद आ रहे हैं। उसी रफ्तार से रो रही थी। अच्छा चली जाना घर भी, फ़िलहाल उठो खाना खा लो। इकरा ने उसका हाथ पकड़कर उठाना चाहा पर वो टच से मस ना हुई। घर भर को खबर हो गई कि पूर्वा को घर याद आ रहा है। परी मैंने तुम्हारी परसों की सीट कन्फर्म करवा दी, अब तो मुस्कुराओ। हसन भाई ने उसे दिलासा दिया तो वो मुस्कुरा भी न सकी। हाँ, हवेली जाने की खुशी हो रही थी पर साथ साथ फ़ारूक को सबक सिखाने का भी दिल चाह रहा था। परी क्या हुआ? इरम ने उसे बुलाया तो वो उसे झटक कर उठ गई और आगे आकर बैठ गई। अचानक उसकी निगाह इकरापे पर पड़ी। वो दम बखुद सहर ज़दा सी किसी गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। जैसे उनकी निगाहों के ताक़ुब में यूं ही देखते हुए वो चौंक गई। पैंट के पौंचे ऊंचे किए, शर्ट की आस्तीन फोल्ड किए, बज़ाहिर वो मगन था और इकरापे उसे देख रही थी। वो कदरे आगे हुई तो इकरा ने उसे देखते किताब झट से आगे कर ली पर वह पोर्च में चली गई। इस वाक़ये के बाद वो पहली बार उसके सामने आई थी। वो ज़ोरों शोर से साफ कपड़ा विंड स्क्रीन पर फेर रहा था। उसके अगले तीनों बटन खुले हुए थे। पूर्वा का जी चाहा गमलों में पड़ी मट्टी उठाकर उसके सरार भरे सर पर मल दे। वो ज़ेरे लब गुनगुना भी रहा था। गौर से पूर्वा को समझ में आया, तेरी जुल्फ़ों से बादल को रंगत मिली, तुझको छू कर हवाएं मुअत्तर हुई। पूर्वा की निगाह बेख्तियार इकरापी के खुले बालों की तरफ उठ गई जो हवा से लहराते तो वो नज़ाकत से उनको समेटती। इस आलम में वो हमेशा से ज़्यादा अच्छी लग रही थी पर न जाने क्यों आज पहली बार वो उसे अच्छी नहीं लगी। उसका सबब वो खुद भी जान नहीं पा रही थी। फिर वो अंदर चली गई जैसे ये मंजर बर्दाश्त से बाहर हो। फिर दूसरे रोज़ पूर्वा जब जाने लगी तो अब फ़ारूक गायब था। उसने यूं ही बरसबील तज़किरा इरम से पूछा तो उसने काफ़ी चौंका देने वाली खबर सुनाई कि वो नौकरी छोड़कर चला गया है। पूर्वा अपने शानदार से बेडरूम के गदास बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। एकदम जैसे हलक में कांटे पड़ गए थे। साइड टेबल से पानी का जग उठाकर उसने बराह रास्त मुँह से लगा लिया और घटाघट पानी पीने लगी। उस पर से क्यों बेचैनी सी तारी हो गई थी। दोबारा बेड पर लेटी तो नींद का कोसों इम्कान न था। उसे अपना बायां गर्दनों, कान और पहलू सुलगते हुए महसूस हो रहे थे। जाने कहाँ से उसकी गर्दन पर लगा जख्म का निशान पूर्वा की आंखों के आगे ठहर सा गया था।
एक गर्दिश हाथ उसे अपने मुंह पर जमा महसूस हो रहा था। वो ज़ोर से रोना चाह रही थी पर रो नहीं पा रही थी। फारूक, तुम बहुत ख़राब हो, उसने सिसकी लेते हुए तकिए में मुंह छुपा लिया। एक दिन उदास दिन, तमाम शब्द उदास, किसी से क्या बिछड़ गए, जैसे कुछ बचा नहीं। हवेली के तमाम मुलाजमीन ही पूर्वा की गैर मामूली खामोशी को महसूस कर रहे थे। जब से आई थी चुप चुप सी थी। किसी मुलाजिम को उसकी सुस्ती पर डांटा भी नहीं, न सर पर खड़े होकर काम करवाया। भाग भरी और मावरी इस वक्त भी उसके बारे में बातचीत कर रही थी। भाग भरी, देख तो बीबी साइन का रंग कितना पीला हो गया। उसने संगी बेंच पे गुमसुम बैठी पूर्वा की तरफ उसकी तवज्जो दिलाई। इतने में हवेली की पुरानी और अधेड़ उम्र मुलाजमा फातिमा भी उधर आ गई। उन दोनों के खदशात जाहिर होने के बाद वो सीधी पूर्वा की तरफ बढ़ गई। पूर्वा उनसे बड़े एहतराम से पेश आती थी। धी रानी, किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया जो यूँ चुप चुप है? वो घास पर बैठ गई थी। नहीं अम्मा, पूर्वा बेदिली से मुस्कुराई। फिर मेरी धी को नज़र लगी है, मैं अभी मिर्चें बारती हूँ आपके ऊपर। फातिमा अंदर मिर्चें लेने चली गई। वहाँ मुझे नज़र लग गई है, बहुत बड़े दीव की। उसका दिल अंदर से रोने लगा। फातिमा मिर्चें ले आई थी। धी यूँ ना रहा करो, पडेरा साईं की जान है तुम में। वो उसके गिर्द मिर्चें फेरते हुए तलकीन कर रही थी। पूर्वा की आंखों से एक आंसू टपका और कमीज़ में गायब हो गया। और मेरी जान तो कोई भरी दोपहर में साथ ले गया है, उसके दिल ने फिर दुहाई दी। भाग भरी उसके गीले बालों को नरमी से सुलझा रही थी। पानी बालों से टपकता हुआ उसकी कमीज़ को नम करता जा रहा था। बीबी साइन, आपके बाल कितने सोहने हैं। भाग भरी ने बेख्तियार तारीफ़ की तो कोई उसके बालों कानों में गुनगुनाया। तेरी जुल्फ़ों से बादल को रंगत मिली। बस अब जाओ, मैं खुद कर लूँगी। पूर्वा ने बुर्श उसके हाथ से ले लिया। उदासी और बेकली ने उसके पूरे वजूद को ढांप लिया था। हवेली के मुलाजमीन और इरम के घर में अगर किसी को ये खबर हो जाती कि वो एक मामूली नौकर के बारे में इस तरह सोच रही है तो वो सबकी नज़रों में गिर जाती। वो उसे पागल गर्दानते। भला कहाँ पूर्वा और कहाँ फारूक जैसा मामूली नौकर जिसे वो हर वक्त डांट कर तहकीर करके उसका मकाम याद दिलाने की कोशिश करती थी। वो हर वक्त दौड़ाती थी उसे। उसी फारूक के बारे में उसके एहसासात बदल चुके थे। अगर बाबा साईं को उसके ख्यालात की खबर हो जाती तो यकीनन वो तमाम लिहाज बलाए ताक रखते हुए पूर्वा को गोली मार देते, क्योंकि जिस शख्स के साथ उन्होंने पूर्वा का निकाह किया था वो उनकी निगाह में बहुत बुलंद था। वो अक्सर कई बार उसकी तारीफ़ कर चुके थे। उनकी बातों से उसने अंदाज़ा लगाया था कि वो बहुत जल्द उसकी शादी कर देंगे। पूर्वा को उस शख्स से 1% भी दिलचस्पी नहीं थी। इस रिश्ते ने उसके अंदर कोई जज्बा नहीं जगाया था। उल्टा वो लाहौर से रोग अपने साथ लगा लाई थी। उस पर मुस्तज़ाद ये कि वो फारूक के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी सिवाय इसके कि वो ड्राइवर है और उसे हसान भाई ने रखा था। अब तो वो उनकी मुलाजमत भी छोड़ चुका था। उसे इज़्तिराब और बेकली के हवाले करके जाने वो खुद कहाँ चला गया था। उस रोज़ उसने बेख्तियार लाहौर इरम का नंबर घुमा डाला। साले आंटी और इकरा से बातचीत के बाद इरम की बारी आई। कैसी हो तुम? पूर्वा आहिस्ता से बोली। मैं तो ठीक हूँ, ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? थकी थकी सी लग रही हो, कहीं पाए बाग खुद ही तो नहीं ठीक करने लग गई। इरम ने उसको छेड़ा। वो बेख्तियार फारूक के बारे में पूछ बैठी। वो जो तुम्हारा ड्राइवर था फिर नहीं आया? उसके लहजे की बेकरारी छुपाए नहीं छुप रही थी। अरे नहीं, तुम्हारी डांट के बाद वो भाग गया, अब तो कभी नहीं आएगा। वैसे मज़े की बात बताऊं, हमारे साथ वाला जो शानदार सा लग्जरी बंगला था ना, उसने वहाँ मुलाजमत कर लिया। इरम चुपके ले बात ही ख़त्म हो गई। वो कैसे बात आगे बढ़ाती? इरम की निगाह में उसका क्या भरम रह जाता, वो क्या सोचती? बाबा साईं और रिज़ल्ट का उसे बराबर इंतज़ार था। वो हयात के मुताबिक वो अमेरिका में इतने मसरूफ़ थे कि फ़ोन करने के लिए वक्त ही नहीं निकाल सकते थे। जब एक दिन उसकी बेकरारी हद से बढ़ी तो बाबा साईं का फ़ोन आ ही गया, पर उनकी आवाज़ काफ़ी भारी भारी लग रही थी। वो मुसलसल खांस रहे थे। पूर्वा के इसरार पर उन्होंने बताया कि उन्हें मौसमी नज़ला, ज़ुकाम और खांसी है। उसे तसल्लियाँ दिलासे देने के बाद उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। हयात लाहौर गया हुआ था। पूर्वा को खबर नहीं थी कि वो दावर की तरफ गया हुआ है। वो वडेरा साईं की तरफ से मिलने वाले हुक्म के बाद दावर से मिलने गया था। उस वक्त वो दावर के घर के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। वो चीज़ों का जायज़ा ले रहा था। ये ड्राइंग रूम कदीम और जदीद तर्ज़ आराइश का बेहतरीन इम्तजाज था। उसने दिल ही दिल में मकीनों के ज़ौक़ को सराहा। ड्राइंग रूम में तुमसे बड़ी बड़ी मूंछों वाला कोई आदमी मिलने आया है। दावर वाशरूम से जैसे ही निकला मम्मा ने उसे बताया। नाम बताया उसने। वो शर्ट के बटन बंद करते हुए बोला। मैंने पूछा ही नहीं, पर मुझे वो आदमी बहुत ख़तरनाक लगा है। पता नहीं कैसे कैसे लोगों से तुम्हारा मिलना जुलना है। महागुल बेगम ने बेजारी से माथे पर हाथ मारा तो वो हंसने लगा। मम्मा, मेरी जॉब ही ऐसी है, अच्छे बुरे उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े नेको बद लोगों से वास्ता पड़ता रहता है।
बहरहाल मैं देखता हूँ, आप कोल्ड ड्रिंक्स के साथ कुछ और भिजवा दीजिएगा। वो निकल गया। हयात को देखते उसके माथे पर नामहसूस से बल पड़ गए थे। वो उससे बड़े एहतराम से मिला, पर दावर ने ज़्यादा गर्मजोशी नहीं दिखाई। वडेरा साईं कह रहे हैं कि आपने घर वालों को राज़ी कर लिया है, तो बीबी साइन को ले जाइए, क्योंकि वडेरा साईं की गिरफ्तारी के बाद उनके रिश्तेदारों में नई नई अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। हयात ने उसके आगे हाथ बांधे बांधे बताया, देखो हयात, अभी मैंने घर वालों से बात नहीं की है। कुछ अरसा तो लगेगा, और तुम्हारी रईसज़ादी को खतरा क्यों होने लगा? इतने बड़े वडेरे की बेटी है, तुम्हारे जैसे जाननिसार मुलाजिम है उनके। दावर के तंज को हयात जाने समझा या नहीं, पर लजाजत से बोला, साईं दावर, आप हवेली का चक्कर लगा लें, हमें ज़रा तसल्ली रहेगी। मैं फारिग नहीं हूँ मिस्टर हयात, हुकूमत का मुलाजिम हूँ। मुझे इतनी फुर्सत नहीं है कि हवेलियों के चक्कर लगाऊं। वो तल्खी से बोला तो हयात हैरत से उसे तकने लगा। दावर साईं, वडेरा साईं ने बाकायदा पैगाम भेजा है, मैं तभी आया हूँ। और मैं तो तुम्हारे वडेरा साईं का तनख्वाहदार मुलाजिम हूँ ना, जो उनका पैगाम मिलते ही फ़ौरन हुक्म की तामील करूँगा। हयात को उसकी बेजवाज़ नाराज़गी समझ में नहीं आ रही थी। उसने टेबल पर सजे लवाजमात को हाथ तक ने लगाया और उठ खड़ा हुआ। अच्छा साईं, चलता हूँ, इजाज़त दें। वो आगे दरवाजे की तरफ बढ़ा। कुछ भी था, दावर साईं वडेरा साईं का दामाद था, वो उससे बदतमीज़ी नहीं कर सकता था। फिर वो स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट का आला अफसर था। कमर पर बंधा रिवॉल्वर और गोलियों का पट्टा उसे मुतासिर नहीं कर सकता था। अच्छा, मैं फुर्सत मिलते ही चक्कर लगाऊंगा। दावर ने बाहर जाते हयात को उम्मीद की किरण दिखाई, तो हयात ने पलटकर उसके दोनों हाथ पकड़कर चूमे, आंखों से लगाए। बीबी साइन बहुत परेशान है, आपकी तसल्ली का एक लफ्ज़ उनके लिए बहुत बड़ा सहारा साबित होगा। उसके हाथ छोड़कर वो अपनी लैंड क्रूज़र में सवार हो गया। दावर परेशान परेशान से अंदर आया। महागुल ने उसकी परेशानी भांप ली थी, और यकीनी तौर पर उसका ताल्लुक उस आने वाले ख़तरनाक सुस्त आदमी से था जिसको रुखसत करके दावर अंदर आया था। कौन था ये, और क्यों आया था? उनका सवाल बहुत खतरनाक था। अगर वो बता देता तो जाने क्या होता। इतना बड़ा कदम उसने बताए बगैर उठाया था। इस वक्त उस पर फ़र्ज शनासी और पेशे से लगन का भूत सवार था। वडेरा सच्चल नवाज जैसे क्रिमिनल की बेटी से वो निकाह पर आमादा हो गया था, मगर घर वालों, अफसरान और कुलीग्स तक को खबर नहीं थी कि सच्चल नवाज की गिरफ्तारी की खातिर वो इतना आगे चला गया है। वापस आकर उसने उन नागवार बंधन के ख्याल से पीछा छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, और अब पुरसुकून पानी में हयात पत्थर फेंकने चला आया था अपने वडेरे का पैगाम लेकर। दावर को पता था कि पुलिस कस्टडी में होने के बावजूद सच्चल नवाज की ताकत और रसूल रसूख में कमी नहीं आई है। वो उसकी ताकत का हवा कम करने के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोए कार ला रहा था। सच्चल लॉकअप में बैठा कारिंदों की डोरियां हिला रहा था। बस कुछ अरसे की बात थी, गैर मुल्की माफिया ने अपना दस्ते शफकत सच्चल नवाज के सर से हटा लिया था। कुछ गिने चुने जानिसार रह गए थे जो अब भी उसका साथ दे रहे थे। उसी वजह से वो अब तक झुका नहीं था, वरना उसके जुराम की फहरिस्त बहुत तवील थी। जिस तंजीम के लिए वो काम करता रहा, तो वो तंजीम सच्चल के ज़ाती खिदमतकारों को ख़रीदने की फ़िक्र में थी। उनके ज़रिए वो लॉकअप में ही उसे मरवाना चाहते थे, क्योंकि उसके पास तंजीम के अहम राजों के सबूत और एजेंट्स के एड्रेस और फ़ोन नंबर तक मौजूद थे। वो हैरान थे कि सच्चल ने क्यों कर खुद को पुलिस के हवाले किया है। वो हार मानने वाला लगता तो नहीं था। बहरहाल अब वो उसे जल्द से जल्द किसी भी तरीके से मरवाना चाहते थे, ताकि ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। क्या ये शख्स तुम्हें कोई धमकी तो नहीं दे गया है? महागुल ने उसका खामोश चेहरा जांचा। नहीं मम्मा, भला किसी में इतनी हिम्मत है जो दावर ज़ई यानी आपके बेटे को धमकी दे जाए? किस में इतना दमखम है? दावर ने गौर से अपने बाजुओं को देखते हुए कहा, तो महागुल लंबे चौड़े कड़ियल से बेटे की दिल ही दिल में नज़र उतारने लगी। ये आप भी कहीं रोज़ से नहीं आई हैं, ज़रा फ़ोन चुन करके खैरियत ही मालूम कर लूँ। माँ की नज़रों से बचकर वो टेलीफोन सेट गोद में रखकर सदफ आपी के नंबर डायल करने लगा। सदफ अंदरूनी लाहौर के एक गांव में ब्याही हुई थी। चौधरी सिकंदर सदफ का क्लास फेलो रह चुका था। उसने अपने वालिदैन के तवस्सुत से रिश्ता दिया, जो कबूल कर लिया गया। सिकंदर के वालिदैन जद्दी पुश्ती रईस थे। हज़ारों एकड़ सिर्फ अराजी थी, बागात, हवेलियाँ, मकानात इसके अलावा थे। इतनी दौलत होने के बावजूद भी सिकंदर के ख़ानदान वालों में कोई गुरूर और अकड़ नहीं थी। बहुत मिलनसार और मोहब्बत करने वाले लोग थे। सदफ सिकंदर को पसंद भी करता था। उसे इस रिश्ते पे कोई एतराज़ नहीं था। उन दोनों की शादी को 6 साल हो चुके थे। अब तो उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी थे, 3 साला नोमी और 1.5 साला सोमा। घर भर की जान दोनों बच्चों में थी। सदफ गाँव वाले हवेली में ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर कर रही थी। हालांकि बाज़ बदखवाहों ने कोशिश की थी कि ये रिश्ता ना होने पाए। रहमान ज़ही को उन्होंने कौम व नस्ल का फितना खड़ा करके इनकार करवाना चाहा था कि आप असल और खालिस पठान हैं, जबकि वो पंजाबी है। पर रहमान उस झांसे में नहीं आए। उन्होंने साफ साफ कह दिया, वो पठान बाद में है, मुसलमान पहले हैं।
सिकंदर भी मुसलमान है, फिर इनकार का क्या जवाब बनता है। वक्त ने उनके इस फैसले को दुरुस्त साबित किया था। सदफ मनचाही बहू और बीवी थी। वो मज़े से ससुराल में ऐश कर रही थी। सदफ से बड़ा एक भाई यावर था। उसकी शादी ख़ानदान में ही हुई थी और वो आजकल अपनी बीवी पलवशा के साथ सऊदी अरब में नौकरी के सिलसिले में मुकीम था। वक्तन फ़वक्तन वो चक्कर लगाता रहता था। तीसरे नंबर पर दावर था। उससे छोटी और लाडली शाहगुल थी, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। ये एक आसूदा हाल और रोशन ख्याल घराना था। तावर को पुलिस जॉब में जब से यके बाद दीगरे कामयाबियां मिलना शुरू हुई थी, तब से तमाम घर वालों ने उस पर शादी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। शाहगुल आए दिन अपनी सहेलियों को उसे दिखाने के बहाने घर पर इनवाइट करती रहती थी। अब तो माँ गुल ने भी उसका पीछा ले लिया था। उसकी प्रमोशन जो हो गई थी, वो अब एसपी के ओहदे पर था। ताल्लुकात और फ़राइज़ का दायरा भी वसी हो गया था। जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। सदफ जब भी आती 2-3 तस्वीरें साथ लाती, जो गांव में उसकी मिलनी जुलने वालियों की होती। फॉर गॉड सेक आपी, मैंने बीवियों का हर्म नहीं बनवाना है जो आप इतनी तस्वीरें ले आती हैं। वो बातों में लगाकर उन्हें चक्कर दे जाता। फ़ोन करके उसे इल्म हुआ था कि वो तो नाराज़ हैं। वो उनकी मुंतखब करदा लड़कियों पर नज़र जो नहीं डालता था, तावर ने उन्हें मना लिया था। उनसे बातें करके उसका जहन भट गया था। वो अब कदरे मुतमईन सा था। पूर्वा और इरम का रिजल्ट आउट हो गया था। दोनों कामयाब हो गई थी। पूर्वा का अब तो लाहौर जाना नागुज़ीर हो चुका था। 3rd ईयर के एडमिशन फॉर्म जमा करवाने थे और इस तरह के 1-2 मसले थे। इरम का भी दोबारा फ़ोन आ चुका था कि फॉर्म लेने चलें। हयात उसे कॉलेज छोड़ गया था। इरम सख्त नाराज़ थी कि वो सीधी कॉलेज क्यों आ गई। जोफिशा और हुमैरा भी खफा थी कि उसने इतने माह से कोई रब्ता ही नहीं किया। उसने मुश्किल से जान छुड़ाई। वहीं कॉलेज में बैठकर तीनों ने फॉर्म फिल किए और जमा करवा दिए। हयात उसका इंतज़ार कर रहा था, जबकि इरम बार बार उससे कह रही थी कि 5 रोज़ में नए दाखिल होने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट लग जाएगी, तुम तब तक इधर ही रुको। उसकी ज़िद के आगे वो मजबूर हो गई और हयात अकेला वापस गया। वो इरम से फ़ारूक के बारे में पूछने के लिए मुनासिब अल्फाज सोच रही थी। उसी असना में घर आ गया। साले आंटी और इकरा आपी से मिलते ही ये बात उसके जहन से निकल गई। दूसरे रोज़ इरम उसे बाजार ले गई। गाड़ी खड़े करके वो दोनों लिबर्टी के उस जदीद शॉपिंग प्लाजा में घुस गई। पूर्वा को तो कोई चीज़ नहीं खरीदनी थी। इरम ही उसकी मिन्नतें करके लाई थी। वो कॉल उसके कि न्यू एडमिशन्स के वक्त बड़ी ज़बरदस्त लड़के अपनी बहनों के हमरा आते, ज़रा अच्छे अच्छे नए सूट बना लो, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। इरम शरारत से बोली थी, उन्होंने तुम्हें पसंद करने तो नहीं आना है। परवा तुलमला गई थी। वो ना आए पर मैं तो अच्छे अंदाज में कॉलेज जाऊंगी। तुम ज़रा लिबर्टी तक मेरे साथ चलो ना, सुना है बड़े अच्छे सूट आए हैं। उसने ज़बरदस्ती परवा को उठाया। इरम एक एक चीज़ को घंटों बहस करने और देखने के बाद खरीदती। बेचारे दुकानदार भी उसके खोर्दबीरनी जायज़े से तंग आ चुके थे। कपड़ों की दुकान से निकलकर इरम शो मार्केट में घुस गई। पूर्वा ने अपने लिए भी नाजुक और स्टाइलिश चप्पल देख ली। काली पतली डोरियों वाली चप्पल उसके सफ़ेद पाँव में बहुत सज रही थी। फिर इरम जाने क्या क्या अलम गलम खरीदती रही। वो सब्र से उसका साथ देती रही। खुदा खुदा करके उसकी शॉपिंग मुकम्मल हुई। दोनों भरे हुए शॉपर्स उसने गाड़ी की बैक सीट पर डाले। तभी पूर्वा को याद आया कि उसकी जूती वहीं दुकान में रह गई है जहाँ से उसने खरीदी थी। इरम मेरे साथ चलो, शॉपर दुकान में रह गया है। वो परेशान सी थी। मेरी प्यारी दोस्त, मेरी टांगों ने चलने से इनकार कर दिया, खुद ही ले आओ। अब उनके अंदर हिम्मत नहीं है। उसने साफ इनकार कर दिया। आइंदा मुझे शॉपिंग पर चलने के लिए कहा तो देखना मेरी जूती जाएगी तेरे साथ। पूर्वा ने दांत किचकिचाए पर इरम पर असर नहीं हुआ। कैसेट प्लेयर ऑन करके गाड़ी की बैग से सर टिकाकर वो मौसीकी से लुत्फानंदोज़ होने लगे। पूर्वा का जी चाहा कोई भारी सी चीज़ उसके सर में दे मारे। वो तो जगह से हिलने वाली नहीं लग रही थी। वो अकेली ही वापस हुई क्योंकि वो खूबसूरत और मुनफरिद डिज़ाइन वाली जूती उसने एक दुकान के अलावा कहीं नहीं देखी थी। जब वो उस दुकान पर पहुंची तो मालूम हुआ कि जूतों वाला शॉपर तो कहीं उठा कर ले गया है। बेशुमार खरीदार होते थे। मुफ्त में हाथ लगी चीज़ किसे बुरी लगती है। कोई जूते उठाकर चलता बना था। अब सिर्फ उस डिज़ाइन की एक जोड़ी रह गई थी, वो भी शोकेस में सजी हुई थी। प्लीज़ मुझे वो वाला जूता दे दे, वो शोकेस की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो दुकानदार मामूली सी पसोपेश के बाद मान गया। इतने में और गाहक आ गए और वो उन्हें जूते दिखाने में मसरूफ़ हो गया। पूर्वा को देर हो रही थी। देखिए मुझे दे देना, देर हो रही है मुझे। वो साथ साथ खड़ी भी देख रही थी। ज़रा ठहरिए, डिब्बे में पैक करके देता हूँ। दुकानदार फिर मज़ीद आगे वाले कस्टमर्स की तरफ मुतवज्जे हो गया तो नाचार वो यूं ही जूते उठाए निकल आए। पीछे दुकानदार अरे अरे रुकिए तो की सदा लगाता ही रह गया। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी जब अचानक ही 2 लंबे लंबे बालों वाले लड़के सामने आ गए। अरे देखो तो सिंड्रेला हाथों में जूते उठाए घूम रही है। एक ने दूसरे को उसकी तरफ मुतवज्जे किया। वो उनकी बात पर मतलब ध्यान दिए बगैर आगे हुई। जो ही वो 2 फुटपाथ से उतरकर सड़क क्रॉस करने लगी, एक जीप से उसकी टक्कर होते होते बची। जूते उसके हाथ से छूटकर सड़क पर जा गिरे। जीप वाला रुक गया था। दरवाज़ा खुला और वो नीचे उतरा। पूर्वा ने जीप की सरकारी नंबर प्लेट देख ली थी।
ये पुलिस जीप थी। उसने कानून के इस अंधे मुहाफिज को खरी खरी सुनाने का फैसला किया। आई एम सॉरी मिस, पूर्वा ने शाइस्ती से माजरत करते शख्स की आवाज़ पर निगाह उठाई तो हैरत के सैकड़ों पहाड़ टूट टूट कर उसके सर पर आ गिरे। ये तो फारूक था। उसे अपने बसारत पर धोखा हुआ। उसने दोबारा पूरी आंखें खोल कर देखा। वो 100% फारूक था। पुलिस की वर्दी में उसने उसकी यूनिफॉर्म शर्ट पर लगे बैज को पढ़ा। एसपी दावर जही, स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट। ये ले। उसने सड़क पर पड़े जूते पूर्वा की तरफ बढ़ाए जो अजीब कैफियत में थी। तो तुम फारूक हो ना? उसने हमकाना सवाल किया। नहीं, मैं दावर जही हूँ, उसने हैरान छोड़कर। वो जीप में सवार हो गया। वो उसी कैफियत में गाड़ी तक पहुंची थी। कहीं किसी ने जादू तो नहीं कर दिया है? इरम ने उसकी हैरत से फैली आंखों के सामने हाथ हिलाया तो वो हड़बड़ाकर अपने हवासों में आ गई। इरम, वो जो तुम्हारे बदतमीज़ सा ड्राइवर होता था ना, फारूक, मैंने अभी अभी उसका हमशक्ल देखा है पुलिस डिपार्टमेंट में, पर वो यूनिफॉर्म से फारूक से बहुत मुशाबा था। आंखें, बाल, चेहरा, रंग, कद, आवाज़ सब कुछ फारूक की मानित था। उसने अपने तय इरम को सरप्राइज़ दिया था। उसने ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। घर आकर भी उसने सबको ये खबर सुनाई, पर किसी ने कोई नोटिस ही नहीं लिया। पूर्वा को यूँ लगा जैसे वो उससे कुछ छुपा रहे हैं या दानस्ता ऐसा कर रहे हैं। लाख वो सबसे बेतकल्लुफ़ सही, पर घर का फर्द तो नहीं थी जो किसी से बाज पुर्स करती। नाचार खामोश हो गई। कामयाब तालबात की लिस्ट लग गई थी। उसमें इरम और परवा दोनों का नाम शामिल था। फीस जमा कराते ही परवा ने हयात को फ़ोन कर दिया क्योंकि क्लासेस 2-3 हफ्ते बाद शुरू हो रही थी। इस दौरान बाबा साई ने उसे इम्तिहानात की कामयाबी पर बज़रिया फ़ोन मुबारकबाद दी थी। उसका ख्याल था कि शायद वो उसके दाखिला लेने पर नाराज़ हों या रोक दें, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके दिली इत्मीनान के लिए यही काफ़ी था। उस पुलिस ऑफिसर और फारूक की हैरत अंगेज़ मुशाबत ने भी उसे परेशान कर रखा था। हयात ने उसे कहा था कि वो कल उसे लेने आएगा और साथ ही अपने चंद काम भी निपटा लेगा। रात वो और इरम दोनों लॉन में टहल रही थी जब क्रीम कलर की होंडा सिविक गेट से अंदर आई और उसमें से फारूक उतरा। उसने बेहद कीमती कपड़े और जूते पहने हुए थे। कलाई में खूबसूरत रेस्ट वॉच बंधी हुई थी। बालों का स्टाइल भी मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। हसन उसकी गाड़ी की आवाज़ सुनकर निकल आया था। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया है, मुझसे बगल गिर हुआ। बस ऑफिशियल कामों में बिजी था, उसने बताया। इस दौरान इरम भी परवा को लिए उसके करीब पहुंच चुकी थी। परवा की फिर वही हालत हो गई थी जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो। वो तीनों उसकी इस कैफियत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। ये उसकी फंसी फंसी आवाज़ निकली तो एहसान से कहकर रोकना मुश्किल हो गया। परी, ये दावर जही हैं, स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं, उन्होंने बताया। हेलो, कैसी हैं आप? दावर मुतबस्सम लहजे में बोला तो उससे कोई जवाब ही ना बन पड़ा। फारूक इनका जुड़वा भाई था, उसने अहमकाना सवाल किया तो अब के हसन अपना कहका ना रोक सके। उन्होंने उसे यूं देखा जैसे उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई और ना हो। उसकी हालत पर रहम खाते हुए उन्होंने बताया कि दावर उनका दोस्त है। दोनों के करीबी ताल्लुकात भी थे। CSS में एक साथ अपेयर होने के बाद दावर ने पुलिस सर्विस ज्वाइन कर ली। चूँकि साजिद साबिक चीफ कमिश्नर के बंदे थे, इसीलिए हसन को इस सर्विस में ज़्यादा चाम महसूस होता था। वो इस शोबे की तरफ आ गया। दावर को सखर से वापसी पर साबका सलाहियतों और इर्द गिर्द के पेश नज़र एक मुश्किल और अहम केस सौंपा गया और इस केस का इंचार्ज भी था। किस्सा कुछ यूँ था कि कुछ कीमती हीरे और नवादरात जिनकी हैसियत तारीखी थी बाहर स्मगल करने का मंसूबा था। उसके पीछे एक बैनुल-अक़वामी गिरोह था। जब पुलिस डिपार्टमेंट में ऊपर से नीचे तक हलचल मची तो उस गिरोह ने खुद से तवज्जो हटाने के लिए अंडरग्राउंड होने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने शहर के गुंजान और मुअज़्ज़िज़ इलाके को मुंतखब किया। इस तरह किसी को उन पर शक भी ना होता और वो अपना मिशन भी मुकम्मल कर लेते। जिस बंगले में उन्होंने रिहाइश इख्तियार की वो एक साबिक सूबाई वज़ीर का बंगला था जो उन्होंने एक पार्टी के हाथ फ़रोख्त कर दिया। उस पार्टी से उन्होंने ये बंगला किराए पर लिया। अब ये इत्तेफाक की बात थी कि ये बंगला साजिद साहब के बंगले से मिला हुआ था। दावर और उसके महकमे के दूसरे आदमी शुरू से ही बहुत चौकन्ना थे। उन्हें इल्म हो गया था कि इस गिरोह ने यहाँ रिहाइश इख्तियार की है। हसन और साजिद अंकल से मशवरा करने के बाद वो नौकर के रूप में उनके घर शिफ्ट हो गया। इस तरह वो बेहतर तरीके से साथ वालों के नकलो हमल पर नज़र रख सकता था। खुद को शक से बरी करने के लिए उसने ड्राइवर का रूप धारा था। साजिद अंकल और हसन को बर वक्त ज़रूरत कहीं भी ले जाता, इधर उधर के मामूली काम भी निपटा देता। साले आंटी शर्मिंदगी ज़ाहिर करती तो वो कहता कि ये मैं अपनी ज़ात से शक रफ़ा करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि उन स्मगलर्स ने भी कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली थी। साले आंटी के घर वालों ने उसे निगरानी करने की हर मुमकिन सहूलत फराहम की। रात को सब चल सो जाते, लाइट्स बंद कर देते और वो इत्मीनान से अपना काम करता। फिर क्रिकेट बॉल इधर गिरने और लेकर आने की वजह से उसकी दुआ सलाम शेर खान से हो गई, जो बज़ाहिर चौकीदार के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा था, दर हकीकत स्मगलर्स का अहम कारिंदा था।
दावर ने उसे शीशे में उतार लिया था। शेर खान को भी फ़ारूक नामी ये मुलाजिम बातों से काम का आदमी लगा था। उसने बॉस से कहा कि अगर हम इसको ग्रोह में शामिल कर ले तो ये हमारे बहुत काम आ सकता है। शेर खान उसे अपने बॉस से मिलवाया। उसने दावर को ऑफ़र की कि तुम हमारे ड्राइवर बन जाओ, हम तुम्हें ज़्यादा तनख्वाह देंगे। वो कुछ देर सोचने की अदाकारी करते हुए राज़ी हो गया। इब्तदा में उस पर कड़ी नज़र रखी गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने सबका एतबार हासिल कर लिया। अब वो उनके नवादरात स्मगल करने के तरीके से आगाह होना चाहता था। दावर के पास तमाम सबूत जमा हो चुके थे। प्लान फाइल पहले ही उसके कब्जे में आ चुकी थी। अब उस गिरोह पर हाथ डालने का मुनासिब वक्त था। उसने ये केस भी कामयाबी से निपटा लिया था और आजकल अफसरान से दाद वसूल करता फिर रहा था। पूर्वा को अब याद आया कि वो उसे इतना पुरस्कार क्यों लगता था। उसे बेपनाह शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो उससे ज़र खरीद मुलाजिम की तरह पेश आती थी और उसके पेशा वराना फ़राइज़ में मखल होती थी। उस रोज़ दोपहर को बंगले पर दो नहायत अहम अफराद आए थे जो उस गिरोह का बुनियादी सतून शुमार होते थे। ज़रा देर के लिए वो सहन में रुके थे। दावर उनकी तस्वीरें बना रहा था जब वो अचानक उसके सर पर आ पहुंची थी। इस वक्त गफलत का मतलब था अपने किए किराए पर आप पानी फेरना। अगर उन्हें ज़रा भी भिनक मिल जाती कि कोई सामने वाली खिड़की से उनकी निगरानी कर रहा है तो वो हर सबूत ज़ाया कर देते। उसी वजह से दावर ने सख्ती से उसके मुंह पर हाथ रखा था, क्योंकि उसके सवाल जवाब ख़त्म होने में ही नहीं आते थे। दावर की इस हरकत पर पूर्वा की आंखों से कहीं खौफ बैक वक्त झांकने लगे थे, पर उसने परवाह नहीं की। वो किसी किस्म का भी खतरा मोल नहीं ले सकता था। पूर्वा ने कदम कदम पर मुलाजिम की हैसियत से उसकी तौहीन की थी। कई बार घर वालों को गुस्सा आया और उन्होंने दावर की असल हैसियत बतानी चाहिए, पर उसने सख्ती से राजदारी की, तलकीन की और उसके एतराज़ पर अनेक्सी में मुंतकिल हो गया। वो उसके तमाम काम सादतमंद मुलाजिम की तरह करता था। हसन और दावर अंदर चले गए थे। कुछ देर बाद इरम भी चली गई। पूर्वा खुद में हौसला नहीं पा रही थी कि दावर का सामना कर सके। इकरा आपी उसे ज़बरदस्ती अंदर लेकर आई। वो कोने में पड़े सोफे पर बैठ गई। वो दावर को देख सकती थी, पर वो उसे नहीं देख सकता था। हथेली के कटोरों में चेहरा टिकाए उन्हें महसूस अंदाज में उसका जायजा लेने लगी। वो ग्रे कलर के कल्फ लगे कुर्ता शलवार में मलबूस, टांग पर टांग चढ़ाए हसन से गुफ्तगू में मसरूफ़ था। इकरा आपी उसके आगे से उठी तो वो बराह रास्त उसकी निगाहों की गिरफ्त में आ गई। हसन और वो दोनों उसे ही देख रहे थे। वो बेचैनी से महसूस करने लगी थी। थोड़ी बेवकूफ़ है इरम की ये फ्रेंड, दावर आहिस्तगी से हसन से मुखातिब हुआ। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा कहो, हसन ने जरश्तगी की। ज़िद्दी सी लगती है। दावर की निगाहों में उसका गुज़श्ता रवैया लहराया। हसन ने उनकारा भरने पर इत्तफाक किया और उठकर बाहर निकल गया। इकरा और सालिया पहले ही किचन में थी। इरम कुछ देर पहले उठकर गई थी। नौकरों को डांट डपट करने के अलावा आपके क्या मशागिल हैं? वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ तो शर्मिंदगी के मारे उसका सर और झुक गया। मैं पढ़ती हूँ, वो मामुश्किल बोली। अच्छा अच्छा, उसने सर हिलाया। आगे क्या इरादे हैं आपके? उसने पूछा। ये हसन भाई नहीं आए, मैं देखती हूँ, पर वह बहाना बनाती बाहर निकल आई। दिल चाह रहा था कि वो इसी तरह छोटे छोटे सवाल पूछता रहे, पर शर्मिंदगी के मारे हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इरम के घर से लौटते हुए वापसी पे उसका दिल हमेशा से ज़्यादा उदास था। उसका सबब वो जान चुकी थी। पुराना फ़ारूक और मौजूदा दावर उसे अजीब एहसास में डाल गया था। वो उसके बारे में सोचना नहीं चाहती थी, खुद को बेबस पाती थी। सारे हथियार लड़े बगैर ही वो छोड़ आई थी। मैंने ख्वाब आंचल में बांध लिए, धनक की सतरंग बाहों में सुनहरी ख्वाहिशों के कंगन पहनकर सपनों की रह गुजर पर तेरा हाथ थाम लिया। सालिया ने हसन की बात रिटायर्ड ब्रिगेडियर सजाद राना की बेटी सानिया से तय कर दी थी। हसन भी खुश था। सानिया उसकी चाहत थी। घर वाले पूछे बगैर ही उसकी बात जान गए थे। एक डेढ़ माह के अंदर ही शादी का प्रोग्राम था। इरम की ज़बानी उसे तमाम हालात का इल्म था। इरम बहुत खुश थी। ये उनके घर की पहली और बड़ी खुशी थी। हसन भाई की शादी की तैयारियों में वो पेश थी। फारिग पीरियड्स में वो परवा, जोफिया और हुमैरा के साथ कपड़े, जूते और ज्वेलरी फाइनल करती। बस आजकल उसकी गुफ्तगू इस किस्म की होती थी। पूर्वा को भी हसन भाई की शादी का इश्तियाक था। वो बाकायदा तौर पर कभी किसी शादी की तकरीब में नहीं गई थी। कोई भाई था न बहन। रह गए रिश्तेदार तो उनके यहाँ बाबा साईं कहाँ जाने देते थे। उसे तो किसी रिश्तेदार का नाम तक नहीं मालूम था। इसलिए ये फारिग औकात की ये दिलचस्पियाँ उसे बहुत पुरजोश बना रही थी। इरम की ज़बानी ही उसे इल्म हुआ कि सालिया आंटी ने उसके लिए 4 सूट बनाए हैं। इकरा, इरम और पूर्वा तीनों के सूट उन्होंने खुद खरीदे थे। पूर्वा तो इतनी चाहत पे शर्मिंदा हुई जा रही थी। उसने सखर हयात को फ़ोन किया और कहा कि मुझे बाबा साईं का फ़ोन नंबर दो, ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि हसन भाई की शादी में क्या तोहफ़ा दिया जाए। इससे पहले कि वो नंबर बताता, लाइन ही कट गई। अलबत्ता दूसरे रोज़ वो हॉस्टल के विज़िट रूम में उसका इंतज़ार कर रहा था। सलाम बीबी साईं। उसकी आमद पे वो हाथ जोड़कर उठा। मैं तुमसे बाबा साईं का नंबर पूछ रही थी कि लाइन ही डिस्कनेक्ट हो गई, उसने बताया। बीबी सैन वो अमेरिका से हॉलीलैंड चले गए हैं।
कल खुद ही उनका फ़ोन आ गया, मुझे मौका ही नहीं मिला कि उनसे नंबर पूछता। हाँ, उन्होंने कहा कि हसन साईं की शादी पर कोई अच्छा सा तोहफ़ा दे दे, ये मैं रकम साथ लाया हूँ। हयात ने मोटा सा खाकी लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। पूर्वा ने खोल कर देखा, अंदर हज़ार हज़ार के नोटों की 4 मोटी मोटी घड़ियाँ थीं। बीबी सैंड, वडेरा साईं कह रहे थे कि आप कॉलेज से छुट्टी लेकर साजिद साईं के यहाँ रुके। हयात ने मज़ीद बताया तो उसकी आंखें खुशी से दमकने लगी। इकरा आपी और इरम के साथ मिलकर उसने हसान भाई और सानिया भाभी के लिए गिफ्ट खरीदा। हसान भाई के लिए उसने हीरे की नफीस सी टाई पिन खरीदी और सानिया भाभी के लिए कीमती नगीनों वाला सोने का ब्रेसलेट लिया। साजिद अंकल और सालिया आंटी नाराज़ हो रहे थे कि तुम्हें ज़रूरत क्या थी इतने कीमती गिफ्ट्स लेने की। हसान भाई भी खफा हो रहे थे। उसने शादी में शिरकत ना करने की धमकी देकर उन्हें मना लिया था। पूर्वा ने इरम और आपी के लिए भी एक महंगे फैशन बुटीक से सूट लिए थे। वो सब उसके लिए बेगर्ज खलूस के आगे शर्मिंदा हुए जा रहे थे। हसान भाई की शादी से एक हफ्ता कबल पूर्वा ने कॉलेज से छुट्टी ले ली। इरम तो पहले ही छुट्टियों पर थी। शाम को ज़ोफ़शा और हुमैरा भी आ जाती तो खूब रंग जमता। पूर्वा ने सानिया भाभी की माइयों पर उन्हें पहली बार देखा। शर्मीली और दिलकश सी सानिया भाभी उसे बहुत अच्छी लगी थी। वजीहा और शकील से हसान भाई के साथ वो खूबसूरत सूट कर रही थी। लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बनाए गए। जिस रोज़ लड़के वाले मेहंदी लेकर आ रहे थे, हारून वगैरह ने दोस्तों के साथ मिलकर मौसीकी का प्रोग्राम अरेंज किया। इतने मेहमान आए थे कि हर तरफ लोगों का ठाठे मारता समंदर नजर आ रहा था। साजिद साहब का वसी हल्का अहबाब था। फिर लड़की वालों के साथ आए हुए मेहमान भी थे। सालिया के रिश्तेदार थे। इकरा, हारून, इरम और हसान के दोस्त थे। मेहमानों की ज़्यादा तादाद के पेश नज़र साथ वाला बंगला भी किराए पर बुक करा लिया गया था। हालांकि इकरा ने कहा था कि किसी अच्छे से होटल में तमाम फंक्शन कर लेते हैं। साजिद और सालिया पुराने वक्तों के लोग थे। फिर हसान के दादी दादा उसके हक में नहीं थे कि शादी होटल में हो, इसलिए तमाम तकरीबात का एहतमाम घर पर ही किया गया था। दूसरे बंगले की वजह से खासी सहूलत हो गई थी। इस तरफ का लॉन ही इतना बड़ा था कि तमाम मेहमान समा सकते थे, इसलिए हारून दोस्तों और कज़न्स के साथ उधर लॉन में ही आराइशी स्टेज बना रहा था। इरम और इकरा तो पहचानी ही नहीं जा रही थी। दोनों आम हालत में भी अच्छी लगती थी, आज और भी गजब ढा रही थी। पूर्वा ने बोटल ग्रीन लॉन्ग शर्ट और हमरंग कामदार शरारा पहना हुआ था। इरम का भी यही डिज़ाइन था, बस उसके कपड़ों का रंग मुख्तलिफ था। इकरा आपी ने फुल स्लीव्स वाला पूरा ब्लाउज़ और रेड कलर की साड़ी बांधी थी। आज उन्होंने बाल खुले छोड़कर मोतिये के गजरे पहने हुए थे। कुंदन के भारी सेट और हल्के हल्के मेकअप में वो बहुत दिलरुबा लग रही थी। पूर्वा ने बेख्तियार उनका गाल चूमा तो वो झींप सी गई। सुर्ख सुर्ख सी इकरा आपी उस समय उसे बहुत अच्छी लगी और उसके दिल से आवाज़ उभरी, काश मेरा कोई भाई होता तो मैं आपी को भाभी बना लेती। लड़की वालों के आंन पर गुलाब की पत्तियां निछावर की गई। फिर पूर्वा ने देखा कि वो दुश्मन जात दावर भी आया हुआ है। उसके साथ एक ग्रेसफुल सी खातून और 2 प्यारी प्यारी लड़कियां भी थीं। इरम और सालिया उन्हें खसूसी तवज्जो दे रही थी। पूर्वा इस खुद जान गई कि यह खातून दावर की अम्मी और लड़कियां उसकी बहनें हैं। शागुल इरम के साथ साथ रही। पूर्वा ने आदत के मुताबिक उससे बहुत कम बातचीत की। नए मिलने जुलने वालों से वो आहिस्ता आहिस्ता ही बेतकल्लुफ़ होती थी, जबकि इरम में ये खूबी थी कि वो पहली मुलाकात में ही बेतकल्लुफ़ हो जाती थी। दावर की बहनों से वो वैसे भी फ्री थी। सदफ इकरा के साथ थी, जबकि शागुल ने इरम को घेरा हुआ था। पूर्वा यकया खुद को तन्हा तन्हा महसूस करने लगी। ज़ोफ़शा और हुमैरा भी अभी तक नहीं पहुंची थी। वो स्विमिंग पूल के पास खड़ी होकर जलती बुझती रोशनियों का अक्स देखने लगी। जब आहिस्तगी से कोई और भी उसके नज़दीक आकर ठहरा, वो घूमी। ये दावर था। उसे हैरत हुई, वो यहाँ क्यों आया है? आप अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? वो उसके सजल मुखड़े को निगाहों की गिरफ्त में लेते हुए बोला। तो परवा को इसके हवाले से तमाम बेबसी और बेकली याद आ गई, जिसका वो पल पल मुकाबला करती रही थी। तभी तो वो अखड़े अखड़े अंदाज में बोली, मेरी मर्जी, मैं अकेली कुछ करूँ या दूसरों के साथ मिलकर। उसे यूँ लगा जैसे वो मुस्कुराया हो। अभी तक वो शहाना होबू नहीं गई। वो उसे छेड़ बैठा तो वो खामोशी रही। देखिए, आप जाइए यहाँ से। दावर को उसके अंदाज से हैरत सी हुई। वो बहुत बदली बदली लग रही थी। कोई हुक्म नहीं देंगी, कोई ऑर्डर नहीं जारी करेंगी? वो शरारत से बोला तो वो भड़क उठी। माना कि मैं कुछ कम अकल हूँ, पर मैं हरगिज़ अपना मजाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दूंगी। मैं आपको क्यों हुक्म देने लगी? आप मेरे ज़ाती मुलाजिम नहीं हैं। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर देते हुए बोली। पर अगर कोई ये चाहे कि आप पहले की तरह ही उसे हुक्म दे तो फिर? दावर का लहजा बदल गया था। क्यों? वो पहली मर्तबा बौखलाए। बता दूँ? वो बोला तो पूर्वा अजीब सा महसूस करने लगी। आप ऐसी मुश्किल में मुझे डाल गई हैं कि निकलने की कोई सूरत ही नज़र नहीं आती। वो बेबसी से बाजू पे मुक्का मारते हुए बोला तो पूर्वा हैरान रह गई। न जाने क्यों वो वहाँ से भाग गई। हसान की सालियाँ उसे मेहंदी लगाकर रटी तो पूर्वा और इरम आगे बढ़ी। पहले इरम ने भाई का मुंह मीठा किया, मेहंदी लगाई और लंबी रकम निकलवाई। पूर्वा ने एक साथ 3 लड्डू शरारत से हसान भाई के मुंह में ठोंस दिए। वो एहतजाज करना चाहते थे, लेकिन उनसे बोला ही नहीं जा रहा था। लड्डुओं के थाल के तरफ पूर्वा का दोबारा बढ़ता हाथ दावर ने ऐन कलाई से थाम लिया था।
हम भी आपके एहसान भाई के कुछ लगते हैं, कुछ नजरे करम इधर भी। वो उसी तरह उसकी कलाई पकड़े पकड़े बोला। पीछे से हसन के बेतकल्लुफ़ दोस्त ने इस जीदारी पर दावर की पीठ ठोंकी। शाबाश, पुलिस की कार्यकर्दगी यहाँ भी नजर आनी चाहिए। परी, दावर भाई को लड्डू खिला के जान छुड़ाओ। इरम उसकी रूहानी सी सूरत देखते हुए बोले। खूब, परियों ने ज़मीन पर अब लड्डू खिलाने की ड्यूटी संभाल ली है। कोई मनचला बोला तो एक कहका पड़ा। पूर्वा ने नाचार थाल से लड्डू उठाकर दावर के मुंह की तरफ बढ़ाया। पीछे से इरम की कज़न्स ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए लड्डू दावर के मुंह में ठूंसने चाहे, पर वो पहले से ही होशियार था, बच गया। अलबत्ता हसन की खूब दरगत बनी। लड़की वालों को भी उन्होंने खूब जिज किया, पर वह सबसे ज़्यादा खुश थी। उसे इल्म ही नहीं था कि ज़िंदगी इतनी रंगीन और हंगामा परवर भी हो सकती है। यूँ लग रहा था कि दुनिया में हर सू बस खुशी ही खुशी है। कुदरत ने उसके इर्द गिर्द खुशियों और आसूदगियों का जाला सा तान दिया है, जहाँ से कोई गम उसे छू भी नहीं सकेगा। पूर्वा को एहसास हुआ कि वो किसी की गर्म निगाहों के आसार में है। नज़र उठाने पर वो धक से रह गई। दावर बड़ी वारफ्तगी से उसे देखे जा रहा था। सामने ही तो वो था। पूर्वा ने रुख मोड़ लिया, पर बेसूद, वो हर जाविये से उसके सामने थी। पूर्वा उठकर पीछे चली गई, जहाँ से दावर उसे नहीं देख सकता था। सुनहरी रो पहले बेले की कलियों से गुंदे रेशमी अनछुए ख्वाब आगाही से हटके नादान आंखों ने देखे हैं बेहिसाब। इन ख्वाबों का कोई अंत नहीं, ज़मीं से उफ़क़ तक, अज़ल से अबद तक, जहाँ से सांस तक, आज से पास तक, हिजर से वसल तक, ख्वाब से असल तक। मैंने ख्वाब देखे हैं, मैंने ख्वाब देखे हैं। हसन के वलीमे के रोज़ वो कमरे में मिठाई के डब्बे रखने जा रही थी कि दरवाजे पर दावर ने रोक लिया। उसे किसी का खौफ ना था कि कोई भी उधर आ सकता है। मुझसे इतना चुप क्यों रही है? मत मेरे ऊपर यूँ जुल्म ढाइए। लंबा चौड़ा सा दावर इस वक्त बहुत बेबस लग रहा था। मुझे क्या ज़रूरत है आपसे छुपने की? मैं कोई चोर हूँ? वो चमक कर बोली। चोर ही तो हो तुम परी। मेरी नींदें, मेरा चैन तक चुरा लिया, अनजान बन रही हो। क्या मेरी ज़बान से सुनना चाहती हो कि दावर सही तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया है? उसने साफ साफ कह डाला। पूर्वा की आंखें झुक गई। प्लीज़ कुछ तो कहो। दावर ने कमाल बहादुरी से उसके शानों पर हाथ रखते हुए उसे अपनी तरफ मोड़ा तो पूर्वा को गोया करंट सा लगा। छोड़िए मुझे। उसने दावर के हाथ अपने शाने से हटाने चाहिए। यूँ नहीं, पहले मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? वो ज़िद्दी लहजे में बोला। अच्छे लगते हैं, उसने किसी के आ जाने के खौफ से जल्दी से कह डाला। सिर्फ अच्छा? दावर ने उसकी आंखों में झांका तो वह नज़रें चुरा गई। उसके माथे पे पसीने के नन्हे नन्हे कतरे जगमगा उठे थे। दावर को जवाब मिल गया था। उसे भरपूर नज़रों से देखते उसके शानों से उसने हाथ हटा लिए थे। तमाम मराहिल एक पल में तय हो गए थे। मासी खैरा ने उसे बताया कि आपका मुलाकाती आया। पूर्वा को ख्याल आया कि हयात होगा, शायद बाबा साईं का कोई पैगाम लाया हो। पाँव में जूते फंसाते हुए दुपट्टा हाथों में लिया उसने वेटर्स रूम की तरफ दौड़ लगाए। दावर कमरे के दरमियान में खड़ा था। वो पूरी रफ्तारी से भागती आई थी। हयात की जगह उसे देखकर वो इस हुलिये पे शर्मिंदा सी लग रही थी। हाथों में दुपट्टा और उल्टे जूते पहने हुए फूली फूली सांसों समेत दावर को वो बड़ी अनोखी लग रही थी। तौबा, इतनी बेकरारी। वैसे अपने लिए मुझे ये बेकरारी अच्छी लगी है। वो उसे गहरी निगाहों से देखता हुआ बोला। क्यों आए हैं? उसने पूछा। तुम्हें देखने। वो झट बोला। सुनो, कल 2:30 बजे तैयार है ना? मैं तुम्हें लेने आऊँगा। क्यों? वो हौंक पने से बोली। बाबा तुमसे बातें करूँगा, अच्छी तरह देखूँगा। इतने दिन हो गए तुम्हें दिल में उतारे। वो गहरे लहजे में बोला तो परवा का रंग सुर्ख हो गया। परवा वार्डन, वो कमज़ोर लहजे में बोली। उनसे भी इजाज़त ले लूँगा। अगर उन्होंने कल तुम्हें रोका या पूछगछ की तो बात करना। आप यहीं बात कर लेना जो करनी है। वो रुख मोड़े मोड़े बोली। यहाँ नहीं कर सकता ना? वो ज़िद हो गया। बहरहाल कल तैयार है ना? मैं 2:30 बजे आऊँगा। वो उसे याद हानि करवा कर चला गया। कोई अंदर से कह रहा था ये सब ठीक नहीं है। दिल ने सारी हदायत को पसे पुश डाल दिया था। अभी तो उसने सपनों की रहगुजर पर पहला कदम रखा था। दूसरे रोज़ वो मुकर्ररा वक्त पर उसे लेने आ गया। वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। वो रुख मोड़े खिड़की से बाहर देखती रही। दावर चंद मिनट तो खामोश रहा, फिर दरख्तों से घिरी खाली सड़क पर गाड़ी रोक दी। अगर ऐसी ही बेअतबारी थी तो मना कर देती। मैं तुम्हें लेने नहीं आता। वो रुख मोड़े बैठी पूर्वा की तरफ घूमा। वो खामोश रही तो दावर ने गाड़ी वापस मोड़ ली और उसे हॉस्टल के गेट पर उतार कर चला गया। अब पूर्वा को एहसास हुआ कि उसने दावर को नाराज़ कर दिया। यूं ही 2-3 दिन गुजरे तो यह एहसास और भी बढ़ गया। इरम भी कॉलेज नहीं आ रही थी। उसके पास कोई ज़रिया नहीं था कि वो दावर से रब्ता करके उसकी नाराज़गी दूर करती। इरम से अपने एहसास शेयर करना उससे मुनासिब नहीं लगा था। हुमैरा और जोफिया से वो ये बात कहने का शौक़ भी नहीं, सोच भी नहीं सकते थे। वो क्या करे? इसी सोच ने उसे उदास कर दिया। उधर दावर और पूर्वा की उस बेतबारी पर सुलग रहा था। क्या वो उसे इतना गलत आदमी समझती है जैसे वो उसे कहा जाएगा? तभी तो रुख मोड़कर बैठी थी। वो उससे शदीद नाराज़ था। उस नाराज़गी में वो IG, DIG और DSP के साथ होने वाली मीटिंग में भी दिमागी तौर पर गैर हाजिर रहा था। दावर ने अपने ज़िले का रिकॉर्ड भी थके थके अंदाज में पेश किया तो आला अफसरान चौंक गए। क्यों जवान, थक गया इस ड्यूटी से? IG
ताहिर बेग ने शगुफ्ता अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा तो वो अलर्ट हो गया। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ गैर सरकारी मसाइल हैं, उसने यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहा। मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों के लिए छुट्टी कर लो। कहीं माँ से तुम मुसलसल मुख्तलिफ केसेस पर काम कर रहे हो, स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट्स की ड्यूटीज़ भी खासी टफ होती है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे जहन पे काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है। छुट्टी करो और कुछ रोज़ के लिए हर सरकारी मसरूफियत भूल जाओ। डीआईजी साहिल मिर्ज़ा ने हमदर्दाना निगाहों से उसे देखा तो आईजी और डीएसपी ने भी उसकी तायद की। यूँ उसे छुट्टी मिल गई, पर इस फारिग वक्त में वो और भी शिद्दत से याद आने लगी। वो हसन की तरफ चला गया कि शायद वो आई हो, मगर वो वहाँ नहीं थी। इरम भी अपनी पुप्पो की तरफ गई हुई थी। वो बुझे बुझे दिल से लौट आया। पहला तजुर्बा ही तल्ख साबित हुआ था। कोई लड़की उसे इस हद तक अच्छी नहीं लगी थी, यहाँ तक कि वडेरा सचल नवाज की बेटी भी, जिसे उसका सौदे के बदले निकाह हुआ था, उस ताल्लुक ने उसके अंदर कुछ जज्बा नहीं जगाया था, कोई आग नहीं भड़काई थी, बल्कि वो तो सब कुछ फरामोश करके पूर्वा की तरफ बढ़ा था, ये जानते हुए भी कि उसका अंजाम खतरनाक होगा। अगर वडेरे के कारिंदों को खबर हो जाती कि वो क्या सोच रहा है, तो वडेरा यकीनन उसकी मौत के ऑर्डर्स जारी कर देता। वो एक खतरनाक आग में कूद पड़ा था। ये तो तय था, जो भी उस आग के नज़दीक आता उसे लाजमी तौर पर जल जाना था। शुरू शुरू में पूर्वा का हाकमाना रवैया उसे बहुत बुरा लगता था, और एक सहर पर उसने जब उसके कमरे में आकर उसे जगाया तो दावर को इल्म हुआ कि वो बहुत मासूम लड़की है। उसमें आम लड़कियों वाली चालाकी और होशियारी नहीं थी। जिस तरह से वो उसे हुक्म देती थी, उसे तो वो अपने मतहतों को भी नहीं देता था। उसे इल्म था कि वो उसे खतरनाक और पुरस्कार आदमी समझती। उसकी तमाम जासूसियों की उसे खबर थी। जानकर उसके मुंह से ज़ुबानी फिक्रे फिसल जाते, और जब वो उसकी जुर्रत पर गुस्सा होती, भड़क उठती, तो दावर को बड़ा लुत्फ आता। उस दोपहर जब वो खिड़की में खड़ा था तो वो अचानक ही आई थी। दावर की इस हरकत पर उसकी आंखों से पहली बार खौफ झांका था, बेएतबारी लहराई थी। और जब वो रोते हुए सीढ़ियाँ उतरती गई थी तो दावर का जी बेख्तियार चाहा कि उसे असल बात बताए, इस गुस्ताखी का, इस पेशकदमी का सबब बताए, पर अकल आड़े आ गई। फिर 2 दिन बाद वो लौट गई थी। इस तमाम अरसे में वो शिद्दत से उसकी सोचों पर काबिज़ रही थी, और जब सड़क पर दावर का उससे सामना हुआ तो उसकी हैरत देखकर वो बहुत महजूज हुआ। फिर एहसान ने उसकी असलियत का बताया तो वो कितनी शर्मिंदा हुई थी, और जब दावर के खुले इजहार पर उसकी पलकें झुकी थी तो उसका दिल कितना बेईमान हो गया था। इरम पूरे 1 हफ्ते बाद आई थी। पूर्वा को देखकर वो हैरान रह गई थी। उतरा उतरा चेहरा और मुरझाई रंगत पे पहले वाली पूर्वा तो नहीं लग रही थी। इरम उसे साथ ले आई थी, जहाँ उसके घर से पूर्वा ने दावर के ज़ाती, घरेलू और ऑफिस के फ़ोन नंबर्स नोट कर लिए थे। किसी हद तक उसकी तसल्ली हो गई थी। अब उसे फ़ोन करने का मसला था। दूसरे रोज़ उसने क्लर्क के ऑफिस से उसके घर फ़ोन किया तो किसी औरत ने उठाया। उसने बंद कर दिया। इस वक्त तो यकीनन वो अपने ऑफिस में होता होगा। इस सोच के तहत उसने दावर के ऑफिस का नंबर डायल किया, जो सब इंस्पेक्टर खालिद दुरानी ने रिसीव किया। उसने बताया कि एसपी दावर ज़ई छुट्टियों पर है। क्लर्क उसे मशकूक निगाहों से देख रहा था, क्योंकि पूर्वा के चेहरे से परेशानी साफ महसूस की जा सकती थी। तीसरी बार उसने दावर का ज़ाती नंबर डायल किया। उसने ही रिसीव किया। हेलो, दावर ज़ई स्पीकिंग। वो अपने मखसूस रोबदार लहजे में बोला। हेलो, मैं पूर्वा बोल रही हूँ। दूसरी तरफ उसकी आवाज़ सुनते ही पूर्वा का लहजा भरा गया था। दावर ने लाइन मुंतका कर दी। वो भी कुछ कम अनापरस्त नहीं था। दूसरे रोज़ फिर पूर्वा ने फ़ोन किया। मोबाइल फ़ोन की बेल बज रही थी, पर कोई उसे ऑन नहीं कर रहा था। वो समझ गई कि वो जान कर ऐसा कर रहा है, पर उसने कोई क़यामत तो नहीं ढा दी थी जो वो यूँ कर रहा था। पूर्वा उसकी नाराज़गी के ख्याल से परेशान हो गई थी। वो कैसे और कहाँ उसे मनाती, फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। क्लर्क ख्वामख्वाह उसे मशकूक नज़रों से देखता था। उस रोज़ सुबह इरम ने उसे बताया था कि दावर भाई की फैमिली उनके घर डिनर पर इन्वाइटेड है। उसने खुद ही इरम से कहा कि वो उसके घर जाएगी। इरम खुश हो गई थी। सानिया कॉफ़ी रोज़ मैके रहने के बाद आई थी। उसने भी पूर्वा को देखकर खुशी का इजहार किया। वो लोग आ गए थे। पूर्वा सारी शाम इकरा के हमरा किचन में घुसी रही थी। कहीं छोटे मोटे कामों में तजुर्बा और महारत ना होते हुए भी हद्दुल इम्कान उनकी मदद करवाने की कोशिश की थी। जाहिर है कि रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा था, पर इकरा ने उसकी दिल चिकनी के खौफ से उसे रोका नहीं था। बाद में उन्होंने ज़बरदस्ती से किचन से निकाला और कहा कि ड्राइंग रूम में मेहमानों के पास जाओ। वो मरे मरे कदमों से अंदर आई थी। शादी के हंगामे में महागुल और शाहगुल अच्छी तरह उसका जायज़ा न ले सकी थी, पर पूर्वा ने खुद भी बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश नहीं की। महागुल और शाहगुल ने आज उसे गौर से देखा था। उन्हें वो बहुत अच्छी लगी थी। दोनों ने उसे अपने दरमियान बिठा लिया था। दावर पर अभी तक उसकी नज़र नहीं पड़ी थी, पर उसने अच्छी तरह उसका जायज़ा ले डाला था। लग रहा था कि उसकी नाराज़गी ने बहुत बुरा असर डाला है, क्योंकि पहले की निस्बत वो खिली खिली नहीं लग रही थी। दोनों माँ बेटी को खोई खोई सादा सी पूर्वा बहुत अच्छी लगी थी। पूर्वा कुछ देर बैठने के बाद उठ आई। उसे रोना आ रहा था। आंसू छुपाने के लिए वो छत पर चली आई। दावर भी बहाना बनाकर उठा। उसे मालूम था वो छत पर ही होगी, और वाकई वो वहीं थी। आहट से वो जान गई थी कि वहीं होगा। आंसुओं के रेले पर उसने बामुश्किल बंद बांधा। वो आगे बढ़ आया था। पूर्वा नीचे जाना चाहती थी। आगे वो चट्टान की तरह इस्तादा था। वही खौफ उस पर हमलावर हुआ। अगर कोई छत पर आ गया तो वो सहम सी गई।
आगे से हटिए, मुझे जाने दें। उसने आंखों को ज़ोर ज़ोर से रगड़ा। वो आगे से हट गया। इस खुशफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें देखने या मिलने आया हूँ। उसकी अजनबी सी आवाज़ उसने अपने पीछे सुनी तो किसी के ऊपर आ जाने का खौफ उसके अंदर से ही कहीं कुंडी मार कर बैठ गया। वो पलट आई। क्यों मुझे सज़ा दे रहे? कितनी बार मुश्किल से आपका नंबर मिला है, पर आप तो मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन बंद कर देते थे। माफ़ कर दे मुझसे, नाराज़ मत हो, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। उसने हाथ जोड़ दिए। लहजा भरभरा गया। दावर को तरस आ गया। अगर मेरी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मुझे नाराज़ करने वाली बात क्यों करती हो? आई स्वेयर आइंदा नहीं करूँगी, वो जल्दी से बोली। वादा? दावर ने अपना हाथ उसके सामने किया तो वो बोली, वादा? अभी तो कह रही थी कि नाराज़ करने वाली बात नहीं करूँगी, पर इतनी जल्दी ही अपनी बात को झुठला दिया। क्या किया मैंने? वो परेशान होगी। अब तुम मेरा दिमाग ख़राब कर रही हो, वो आहिस्ता से बोला तो वो उलझी नज़रों से उसे देखने लगी। दावर की आंखों में शरारत रकसा थी। मैं जाऊँ? वो हाथ मरोड़ रही थी। अभी नज़र ही शराब नहीं हुई है। दावर का लहजा भारी हो गया तो वो घबरा गई। नीचे सब मुझे ढूंढ रहे होंगे, प्लीज़ मुझे जाने दें, वो लजाजत से बोली तो वो आगे से हट गया। जाते जाते उसने पूर्वा को याद दिलाया कि कल वो उसे लेने आ रहा है। दूसरे रोज़ वो उसे ले गया था। रास्ते में उसने बताया कि उसे घर ले जा रहा है मम्मा और शागुल से मिलवाने। मगर मैं कल ही तो उनसे मिली हूँ। वो घबरा गई थी। कल किसी और तरीके से मिली थी, आज किसी और तरीके से मिलवाऊंगा, वो मानी खेज लहजे में बोला। वो दुआ कर रही थी कि काश आज दावर उसे घर न ले जाए। शायद उसकी दुआ में असर नहीं था। जब ही तो उस वक्त उसके ड्राइंग रूम में बैठी थी। दावर अपनी मम्मी और बहन को बुलवाने गया हुआ था, पर वो दोनों कुछ देर पहले ही सदफ की तरफ निकली थी। उसके घर तीसरे बच्चे की विलादत आज ही मुतवक्के थी। इरम ने उसे बताया था कि बेगम साहिबा का हुक्म है, आप भी कल गांव तशरीफ़ ले आइए। उसने ये सब जब परवा को बताया तो वो हल्की पुल्की हो गई। इतनी जल्दी वो उसकी मम्मा और बहन का सामना इस हैसियत में नहीं कर सकती थी। दावर ने उसे पूरा घर दिखाया और आखिर में अपने बेडरूम में लाया। तुम बैठो, मैं मुलाजिम को ऑर्डर देकर आता हूँ, मेहमान की खातिर मदारत के लिए कुछ तैयार करें। इतना अहम मेहमान आया, तुम तब तक मौसीकी से दिल बलाओ। उसने सामने पड़े डेक की तरफ इशारा किया और चला गया। वो कमरे का जायज़ा लेने लगी। इतने में वो लौट आया। अरे मैंने कहा था कि मौसीकी से दिल बलाओ। खैर, वो उसके सामने बैठ गया। कितना अच्छा लग रहा है ना, ये बस मैं और तुम है। तुम कुछ बोलो तो मैं तरस गया हूँ तुम्हारी ज़बान से कोई प्यार भरी बात सुनने के लिए। मैं क्या बात करूँ? वो कारपेट को देखते हुए बोली। अच्छा मेरी तरफ देख ही लो, इतनी बुरी शक्ल नहीं है मेरी। वो उठकर उसके बराबर बैठ गया। अच्छा मेरी दुल्हन बनोगी? उसने एक मुश्किल सवाल कर दिया। परवा की नज़र पैर के नाखूनों पर टिक गई। परी क्यों मेरा इम्तिहान ले रही हो? क्यों मेरे ज़ब्त को आजमा रही हो? वो झुंझला गया। मैं मम्मी से बात करूँगा, फिर वो तुम्हारे घर आएंगी, तुम्हारे वालिदैन से बात करने, क्योंकि तुम्हें आना तो यही है मेरे लिए, मेरे पास, मेरी बनकर। दावर का लहजा भारी हो गया तो वो किसी ख्वाब से चौंकी। ये वो क्या कह रहा था? भला ये कैसे हो सकता था? बाबा सही उसकी जल्द शादी की फिक्र में थे और ये दावर उसे कौन सी दुनिया में लिए जा रहा था जहाँ से वापसी का रास्ता नहीं था। ये अनजाने में वो क्या कर बैठी थी? क्यों उसे सब कुछ सोचने, जानते बूझते हुए भी हौसले दिलाए थे कि वो उसकी हमराई के ख्वाब देखने लगा था। उसका मूड अचानक बदल गया था। दावर भी हैरान था कि यकायक वो सर्द क्यों पड़ गई है। परी मेरी मोहब्बत का इजहार, मेरा वालहानापन तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है ना, इसलिए घबरा जाती हो। पर क्या किया जाए, तुम्हें इस पागल से दावर के साथ ही गुजारा करना होगा। क्यों, मंजूर है ना? उसने झट नतीजा भी अक्स कर डाला था और इंतज़ार भी कर दिया था। मैं जा रही हूँ। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। यार तुम तो माइंड कर गई हो, चलो आइंदा ऐसी बातें नहीं करूँगा, वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। तो परवा का दिल पिघल गया। ऐसी शिद्दत उसने कहाँ देखी थी। रात उसने बाबा साईं को ख्वाब में देखा था। वो एक पिंजरे में बंद है और पिंजरे के बाहर लातादाद गिद्ध मंडला रहे हैं। वो बेनाम से वसवसों में घिर गई थी। सुबह सबसे पहला काम उसने ये किया कि छुट्टी की दरख्वास्त लिखी और हयात को फ़ोन किया कि वो आ रही है। वो इसकी इस तरह आमद पर हैरान था। पूर्वा ने सारा ख्वाब उसे सुनाया था तो वो उसे तसल्ली देने लगा। ऐसे ये बात भी थी कि हयात से मिलने के बाद वो ज़रा बहल गई थी। हयात बचपन से इस हवेली में पला बढ़ा था। वडेरा साईं का वो चहेता था। सुना था कि उसके वालिदैन ख़ानदानी दुश्मनी में मारे गए थे। बाबा साईं तरस खाकर उसे साथ ले आए थे। वो 7 साल का था जब हवेली आया था। अब तो उसे 24 साल हवेली के गर्मो सर्द देखते हुए हो गए थे। वो वडेरा साईं की जुराई में कभी शरीक नहीं हुआ। उसकी हैसियत एक तरह से हवेली के मुहाफिज की सी थी। सच्चल नवाज उस पर बहुत एतबार करता था। उसकी गैर मौजूदगी में हयात ही हवेली के जुमला इख्तियारात का मालिक होता। परवा भी उसकी हैसियत से वाकिफ़ थी। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि हयात को औरत ज़ात से दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि हवेली के तमाम मर्द मुलाजिम और हयात के दोस्त किसी न किसी हैसियत से औरतों से वाबस्ता थे। हयात की उम्र 31-32 साल के करीब हो गई थी, पर उसने अभी तक शादी के बारे में नहीं सोचा था। सच्चल नवाज ने कितनी बार कहा था, जिस लड़की की तरफ इशारा करोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। उसने शाइस्तगी से उनकी पेशकश को ठुकरा दिया था। पूर्वा का ख्याल था कि वो मोहब्बत में नाकामी का ज़ख्म खाए हुए है।
मम्मी, मेरा ख्याल है कि साजिद अंकल के घर जाकर बात पक्की कराते हैं, सदफ और शाहगुल ने राय दी। ठीक है, कल चलते हैं, मुझे तो इस लड़के ने आजिज़ कर रखा है। महागुल बोली। मम्मी, इरम की दोस्त देखी थी आपने, कितनी प्यारी है। शाहगुल बोली तो वो सोचों में खो गई। हाँ, मुझे वो बच्ची बड़ी अच्छी लगी है, पर हम इशारे कुनाए में इकरा के लिए ना कह चुके होते तो यकीनन मैं उसे ही दावर के लिए चुनती। उन्होंने ठंडी सांस भरी। दूसरे रोज़ वो साजिद साहब के घर चली गई और बाकायदा तौर पर इकरा को बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सालिया ने रस्मी तौर पर सोचने की इजाज़त मांगी। आकर उन्होंने दावर को बताया तो वो हत्थे से उखड़ गया। मुझसे पूछ नहीं सकती थी आप? मर तो नहीं गया था मैं? वो बिल्कुल ही आउट हो गया। लो मरे तुम्हारे दुश्मन, क्यों बदफाले मुँह से निकाल रहे हो? महागुल दहल गई। मम्मा ये आपने क्या कर दिया है? उसने दीवार पर मुक्का मारा और बाहर निकल गया। आप ही, मेरा ख्याल है कि भाई किसी और के साथ कमिटमेंट कर चुके हैं, तभी इतना गुस्सा आया है। अब क्या होगा? वो परेशान हो गई। सदफ के चेहरे पर भी सोच की परछाइयाँ थी। दूसरे रोज़ सालिया का फ़ोन आ गया कि हमें दावर का प्रपोज़ल मंजूर है। महागुल ने शौहर को तमाम सूरत हाल बताए तो उन्होंने कहा कि अब हम ज़बान दे चुके हैं, जाकर रस्म कराएं। वो ख़ानदान की दूसरी औरतों के साथ सालिया के घर चली गई। हयात आज दावर से फ़ाइनल बातचीत करने आया था। वडेरा साईं का पैगाम उसे अली डुनो के तवज्जुद से मिला था। दावर घर पर नहीं था, अलबत्ता उनकी अधेड़ उम्र मुलाजमा ने बताया कि वो दावर के ससुराल रस्म करने गई हैं। वो उल्टे कदमों लौटा था। लैंड क्रूज इतनी तेज़ रफ्तारी से चल रही थी कि कई दफ़ा उसकी टक्कर होते होते बची थी। उसे कल वडेरा साईं को रिपोर्ट देनी थी। उन्हें CIA के जनरल हेडक्वार्टर में मुंतकिल कर दिया गया था। बड़े पापड़ बेलने के बाद सचल नवाज की उससे मुख्तसर सी बातचीत हुई। अपने मालिक की हदायत को अच्छी तरह ज़हन नशीन करने के बाद वो वापस हुआ। दावर दोनों हाथों से सर थामे बैठा हुआ था। मम्मी रस्म कर रही थी। वो खुद को 3 लड़कियों का मुजरिम समझ रहा था। एक जो सखर में उसकी मनकूहा के नाम से बैठी थी, दूसरी इकरा और तीसरी परवा। उसका ख्वाब, उसकी चाहत पसंद, जिसके साथ के उसने ख्वाब देखने शुरू किए थे। रहमान साहिब ने साफ साफ कह दिया था, मियाँ साहबजादे, शादी तुम्हारी इकरा से ही होगी। ये ख्वाबों वगैरह को जहन से चटक दो। इरम का फ़ोन आया था। तुम तो हवेली जाकर चिपक ही गई हो, वापस आओ तो एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ सुनाती हूँ। इकरा आपी की बात तय हो गई है। किसके साथ तय हुई है? वापसी पर बताऊंगी। उसने तजस्सुस बरकरार रखा। इरम अभी बता दो ना। उससे रहा नहीं जा रहा था। नहीं भाई, ये तो सरप्राइज़ है। उसने इनकार कर दिया। पूर्वा से रहा नहीं किया। उसने दावर के ऑफिस फ़ोन कर दिया। मालूम हुआ कि वो IG की तरफ गए हैं। उसने मायूसी से रिसीवर रख दिया। पता नहीं इस सफ़र का क्या इख्तिताम होता है। वो घंटों पर थोड़ी रखे सोच रही थी। उसने दावर के ख्याल से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी और पहले मरहले पर ही नाकाम हो गई थी। बेख्तियार हो गई थी। अभी तक उसने अपने निकाह वाली बात दावर से छुपाई हुई थी। अगर वो बता देती तो जाने उसका क्या रिएक्शन होता। दावर थोड़ा सा खाना खाने के बाद टेबल से उठ गया था। महागुल और रहमान एक दूसरे को देखकर रह गए। उसका रवैया वो खूब जान गए थे। शायद उसका ख्याल था कि इस तरह वो अपनी बात मनमाने में कामयाब हो जाएगा। वो बिस्तर पर जूतों समेत लेटा छत को घूरे जा रहा था। अगर परी को खबर हो जाए कि उसने एक लड़की से निकाह किया हुआ है और उधर घर वाले उसके लिए एक और लड़की पसंद कर आए तो उस मासूम सी लड़की का दिल यकीनन टूट जाता। क्यों ना हसन से मिलकर मैं सारी बात उसे बता दूँ। वो अपने घर वालों को कन्विंस कर लेगा और सच्चल नवाज की साहबजादी को तलाक दे दूँ। पता नहीं ये तरीका मुनासिब है या नहीं। परी को इल्म हुआ तो वो शायद ज़मीन आसमान एक कर दे। ओ मेरे खुदा, मैं क्या करूं? उसने तकिया उठाकर आंखों पे रख लिया। वो उसके हॉस्टल गया तो वार्डन से मालूम हुआ कि वो अपने गांव गई हुई है। उसे तो परी का फ़ोन नंबर भी मालूम नहीं था। इरम या उसके घर वालों से उसका नंबर मांगना मौजूदा सूरत हाल में नामुमकिन था। उसे अब सब्र से उसकी वापसी का इंतज़ार करना था। ये ख्याल तो कभी उसके जहन में आया ही नहीं कि वो परी का नंबर कॉलेज रिकॉर्ड से भी मालूम कर सकता है। सच है, परेशानी में इंसान को सामने की बात भी नहीं पता चलती। इकरा, कुछ देर और रुक जाओ, फराज भाई आते ही होंगे, तुम्हें छोड़ आएंगे। अरूब ने उसे रोकना चाहा। इकरा सुबह से उसकी तरफ आई हुई थी। अरूब ने ही कहा था कि तुम्हें ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मेरी है। अरूब के फराज भाई की आमद का कुछ पता न था। ऊपर से मगरिब का वक्त हो रहा था। घर से दोबारा सालिया का फ़ोन आ चुका था कि किसी भी तरह आओ, तुम्हारी होने वाली सास और नंदे आई हुई हैं। कितनी बार तुम्हारा पूछ चुकी हैं। हसन भाई तो खैर ड्यूटी पर थे। हारून तो रहता ही गायब था, वरना वो उनमें से ही किसी को भेज देती। बामुश्किल अरूब से वो इजाज़त लेकर निकली। अभी वो सड़क पर खड़ी किसी रिक्शा और टैक्सी की तलाश में नज़रें दौड़ा रही थी कि मगरिब की अजान होने लगी। ये एक निस्बतन सुनसान सी सड़क थी। इस वक्त तो ट्रैफिक का जोर वैसे भी यहाँ कम हो जाता था। उसे महसूस हुआ कि जैसे अरूब की बात ना मानकर उसने गलती की है। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा था। वो दिल में परेशान होकर आयतल कुर्सी का विर्द कर रही थी जब वो तारीख शीशों वाली पजारो उसके ऐन नज़दीक आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और उसमें से गन बरदार बाहर निकला। वो पीछे हटने का इरादा कर ही रही थी कि उसी गन बरदार के पीछे से एक और शख्स बाहर निकला और उसके मुंह को हाथों से दबाकर गाड़ी के खुले दरवाजे से अंदर धकेलने लगा। इकरा के हवास मुअत्तल होते गए। रही सही कसर क्लोरोफॉर्म से भीगे उस रुमाल ने पूरी कर दी जो उसकी नाक पर रखा गया था। हयात ने एहतियात से उसका सर और ऊपरी धड़
अपने शाने से उठाकर सीट पर डाला जो बेहोशी के दौरान उसके ऊपर आ गिरा था। जिंदगी में पहली बार उसने वडेरा साई के हुक्म पर कोई गैर कानूनी काम किया था, वरना इससे पहले उसके हाथ साफ थे। सच्चल नवाज ने कहा, मेरे जानसारों की तादाद दिन ब दिन घटती जा रही है। मैं सिर्फ तुम पर ही एतबार कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें ही कह रहा हूँ दावर, मेरी बेटी का हक है। उन लोगों को बता दो सच्चल नवाज क्या सलूक करता है उनके साथ जो उसके हक पर डाका डालने की कोशिश करते हैं। दावर साई का वक्त अभी नहीं आया, बस तुम जाओ, सिर्फ अली डनू को ले जाकर उस लड़की को ले आओ। तो अली डनू जैसा कह वही करना। हयात ने उस बेहोश लड़की को वडेरे पर मुंतकिल कर दिया था। 2 घंटे बाद अली डनू मौलवी नेमत बख्श को लेकर आया। बाबा, इस शहजादी को होश में लाओ, मौलवी साहब ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते। वो मूंछों को ताव देते हुए बोला तो हयात उलझता हुआ अंदर चला आया। वो पहले ही उठकर बैठी हुई थी। इकरा के सर में धमाके से हो रहे थे। एक बेवजनी कैफियत थी। कुछ अकल में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये लोग कौन है जो उसे इस तरह उठाकर लाए हैं। एक रोबदार करख्त नकूश वाले आदमी को वो अंदर आते देखकर संभल कर खड़ी हो गई। गिरती हुई हौसलों की दीवार को तो थामना ही था। शुक्र है आपको होश आ गया, वो गहरी सांस भरकर बोला। उससे इस सितम रसीदा लड़की पर तरस आ गया जो कुछ देर बाद अली डनू की भेंट चढ़ने वाली थी, क्योंकि वो अपनी इस हरकत को शरई करार देने के लिए मौलवी को भी ले आया था। वो इन्हीं कदमों वापस आया। वो होश में है, मुख्तसरन कहकर वो अली डनू के पास बैठ गया। बच्चल, तू भी अंदर आ। अली डनू ने पहरा देते बच्चल को हाँक लगाई। वो अपनी गन संभालता चला है। मौलवी साहब शुरू करें, दूल्हा बैठा हुआ है। वैसे आपने फॉर्म तो पहले ही पुर कर लिए होंगे, अब तो साइन करने की रस्मी सी कार्रवाई करना है। क्यों हयात, ये साइन है ठीक है ना? वो मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ मुड़ा। वडेरा साईं का हुक्म है कि हयात तुम्हें उस मुगैया लड़की से शादी करनी है। अली डनू ने जैसे उसके कानों में पिघला हुआ सीसा अंडीला। साइन करने और मौलवी नेमत बख्श के जाने के बाद भी हयात वहीं बैठा रहा। डनू, ये बहुत गलत है। उसका ज़मीर गवारा नहीं कर रहा था। एक तो ये पढ़े लिखे लोगों के साथ बड़ी खराबी होती है, हर बात में गलत और ठीक के चक्रों में पड़ जाते हैं। डनू ने उसे मलामत करती नज़रों से घूरा। डनू, ये शादी गन पॉइंट पर हुई है। बाबा, कौन से गन पॉइंट पर? बच्चल में या तुम? कौन उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर खड़ा था? कोई भी तो नहीं। वो तंजिया हंसा। तुम नहीं जान सकोगे डनू, अगवाशुदा लड़की की मजबूरियां भी तो गन पॉइंट ही होती है। वो थके थके अंदाज में बोला। तो डनू ने हाथ उठा दिए। बस करो, ये किताबी बातें जहर लगती हैं मुझे। इन किताबी अकवाल ने ही क्या दिया है तुम्हें? हमें ये हर्फ हमें रोटी नहीं दे सकते, बीमारी में दवा नहीं दे सकते। क्या दिया है मुझे मास्टर्स में इकोनॉमिक्स की डिग्री ने? डनू तलखी से हंसा। तो उसे रहा नहीं गया। अपनी नाकामी का इल्ज़ाम तालीम को मत दो। हयात ने उसे टोका। अच्छा नहीं देते, तुम तो यहाँ से हटो, तुम्हारी नई नवेली दुल्हन इंतज़ार कर रही होगी तुम्हारा। उसने बेबाकी से हयात को आंख मारी। हयात को पहली बार आज वडेरा साईं की समझ से इख्तलाफ हुआ था। रोती हुई इकरा को देखकर यह एहसास और भी शदीद होता जा रहा था। वो हारे हुए जवारी की तरह नंगे फर्श पर बैठी घुट घुट कर रो रही थी। देखिए खुदारा, चुप कर जाइए, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो घुटनों के बल उसके करीब बैठ गया। तुम्हें क्या खबर मैं क्यों रो रही हूँ? जिनके ज़िया होते हैं वही रोते हैं। तुम तो नहीं रो रहे हो क्योंकि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। मुझे तो ये भी इल्म नहीं है कि मुझे किस जुर्म की सज़ा मिली है। तुम्हें मालूम है मेरे घर वालों पर क्या क़यामत गुजरी होगी? दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें अपनी माँ का वास्ता। इकरा चीख पड़ी। दिल पे शदीद बोझ लिए वो उठाया। अली डनो जा चुका था। बच्चल उसी तरह गन लिए बाहर गेट पर टहल रहा था। खुदारा, मेरी बच्ची को कहीं से ले आइए। कल सुबह गई थी और आज तो रात के 10 भी बज गए हैं। अरूब का घर इतना दूर तो नहीं है। सालिया पे अजीब हज़ियानी कैफियत आ रही थी। कल तमाम रात कोई भी नहीं सो सका था। सालिया ने मगरिब के बाद फिर अरूब के घर फ़ोन किया। उसने कहा कि काफ़ी देर होगी इकरा को गए हुए। इस वक्त तक दावर के घर वाले चले गए थे। उन्होंने फिर फ़ोन किया और हारून को भी दौड़ाया। रात के 8 बज रहे थे। अब तो अरूब भी परेशान हो गई। हारून भी मायूस वापस आया। तमाम रात तीनों बाप बेटे इकरा की तलाश में हर मुमकिन जगह गए। बदनामी के डर से वो थाने भी नहीं जा सकते थे, खुद ही कोशिश कर रहे थे। हसन इस मामले में अपने असर रसूख से काम ले रहा था और आज रात के 10 बज गए थे। इकरा का कहीं भी नामो निशान ना था। सालिया की हालत बहुत ख़राब थी। वो बार बार बेहोश हो रही थी। सानिया ही उन्हें संभाल रही थी। इरम तो खुद ही बेहौसला हो रही थी। साजिद साहब चुप चुप थे। बदनामी का खौफ किसी भूत की तरह उनके असाब को जकड़े जा रहा था। न जाने क्या होने वाला था। चंद रोज़ बाद ही तो इकरा और दावर की मंगनी की रस्म होने वाली थी। कल उसी सिलसिले में इकरा के कपड़ों और जूतों का नाप लेने आई थी। फ़ोन की बेल मुसलसल बज रही थी। शाह गुल ने अंदर से निकलकर फ़ोन उठाया। कोई अजनबी और सर्द सी आवाज़ थी। सुना है कि आपकी होने वाली भाभी अगवा हो गई हैं। क्या? शाह गुल के हाथों में रिसीवर लर्जा। हाँ,
इकरा साजिद को अगवा हुए आज तीसरा दिन है। हैरत है, आपको पता ही नहीं। दूसरी तरफ से तंजिया कहकर लाइन काट दी गई। उसने अंदर आकर माँ को बताया। रहमान को मशवरा था कि फ़ोन करके पूछ लेते हैं, जबकि महागुल का कहना था कि उनके घर जाकर असल सूरत हाल मालूम करना ज़रूरी है। साजिद साहब ने छुपाना ज़रूरी नहीं समझा था। बेटी की ससुराल का मामला तो वो कहाँ तक छुपाते। यार फिक्र मत करो, मैं दावर से बात करता हूँ, वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा। रहमान ने साजिद को तसल्ली दी। महागुल सालिया के पास थी। उस पर पुरअसरार टेलीफोन कॉल का जिक्र हो रहा था, जिसकी वजह से वो उस वक्त यहाँ बैठी हुई थी। इकरा बेटी को तावान की वजह से अगवा नहीं किया गया है, बल्कि इसके पीछे कोई और ही किस्सा लगता है। यूँ महसूस हो रहा है उसे अगवा करने वाले आपकी इज्जत के दर पे हैं। कम अज़ कम उस टेलीफोन कॉल से तो यही लगता है। रहमान पुरख्याल अंदाज में बोले। मैंने तो नाहक किसी का दिल तक नहीं दुखाया, ना किसी से सख्त लहजे में बात की। फिर ऐसा क्यों हुआ है? साजिद रो पड़े। खुद को कंपोज करो तुम। अगर हौसला छोड़ बैठे तो तुम्हारी औलाद का क्या होगा? रहमान ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया। इकरा के अगवा के बारे में सुनकर दावर को खुशी नहीं हुई, जाने उसे किस मकसद के लिए अगवा किया गया था। हाँ, ये ज़रूर हुआ था कि वो खुद को बोझ से आज़ाद महसूस करने लगा था। मोहब्बत शायद इंसान को ऐसे ही खुदगर्ज बना देती है। परवा को भी कॉलेज लौटते ही इल्म हो गया था कि इकरा आपी अगवा हो गई है। इरम तो कॉलेज ही नहीं आ रही थी। ज़ोफ़शा और हुमैरा ने बताया था कि इकरा आपी को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया और अब गुमनाम कॉल्स कर करके सबको बता रहे हैं। उनके तमाम रिश्तेदारों, मिलने जुलने वालों और दोस्तों को इस वाक़ये की खबर हो गई थी। परवा को एहसास था कि वो सब इस वक्त किस क़यामत से गुजर रहे होंगे। वो घर जाकर उनके ज़ख्मों पर नमक पाशी नहीं करना चाहती थी। उसने दावर को फ़ोन करके कहा कि वो उसे सुबह वार्डन से इजाज़त लेकर पिक कर ले। उसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ऑफिस में हाज़िरी देकर 10 बजे के करीब वो उसे लेने आ गया। वो इस वक्त सरकारी गाड़ी में यूनिफॉर्म समेत आया था। मुझे बगैर बताए ही तुम चली गई। कितना परेशान हो रहा था मैं। तुम्हें कुछ एहसास है? वो इस नीम खनक रेस्टोरेंट के कैबिन में दाखिल होते ही उस पर बरस पड़ा। आपको पता है इकरा आपी अगवा हो गई, आप कुछ करें ना। उसने दावर की नाराज़गी को नज़रअंदाज कर दिया। दावर ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। गोया उसे ये इल्म नहीं था कि इकरा और उसके रिश्ते की बात चल रही थी। क्या इकरा आपी के ससुराल वालों को ये पता है? क्योंकि मुझे इरम ने फ़ोन पर बताया था कि उनकी बात तय हो गई है। किसके साथ तय हुई है ये मुझे नहीं बताया। इससे पहले ही ये हादसा हो गया। वो अफसोस कर रही थी। दावर ने गहरा सांस लिया। अच्छा ही था वो लाइल्म थी। परी, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। उसने दोनों हाथों की उंगलियां एक दूसरे में बाहम फंसाई। मैं भी बहुत डिस्टर्ब रही हूँ। वो मेज़ की सतह को घूर रही थी। क्यों? तुम क्यों डिस्टर्ब रही हो? वो बेकरारी से आगे झुकाया। इसलिए कि मेरी बात तय हो चुकी है। कुछ अरसे बाद मेरी शादी है। मैं अब मज़ीद आपको धोखे में नहीं रखना चाहती। वो ठहरे ठहरे अंदाज में उसकी आवाज़ों पर बिजली गिरा गई। परी, जानती हो इस झूठ पे मैं तुम्हारा गला भी दबा सकता हूँ। वह सख्त लहजे में बोला। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बेहतर होगा कि हम आज के बाद ना ही मिले। परी, मुझे इतना आगे लाकर तुम पीछे नहीं हट सकती। मैं उस रकीब को जान से मार दूंगा जो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है। दावर ने सख्ती से उसके शानों को थाम लिया था। तकलीफ की शिद्दत से पूर्वा की आंखें डबडबा गई। परी, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? क्यों मुझे सता रही हो? मैं सच कह रहा हूँ, जो भी मेरे और तुम्हारे दरमियान आया जिंदा नहीं बचेगा। वो सख्ती से दांतों पर दांत जमाकर बोला तो पूर्वा को झरझरी से आ गई। ये रकाबत की आग में झुलसता हुआ दावर था। शायद मैं ही कसूरवार हूँ। मुझे आपकी हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए थी। शायद मुझे इरम के घर जाना ही नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी दावर। आप किसी भी अच्छी सी लड़की से शादी कर लीजिएगा। भूल जाइएगा कि कभी परी आपको मिली थी। वो बड़े हौसले से बोल रही थी। परी, इस वक्त मेरे सामने से हट जाओ, वापस चले जाओ। ऐसा ना हो कि मैं चंद मिनट बाद ही यहाँ तुम्हारी लाश नजर आए। वो दरिंदे की तरह घर आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये कैसी मोहब्बत है आपकी जो मुझे ज़िंदगी से महरूम करना चाहती। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब आप भी रही सही कसर पूरी करना चाहते हैं। मैं बहुत बुरे बुरे ख्वाब देख रही हूँ अपने बाबा साईं के बारे में। कितने महीने मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी है, ना आवाज़ सुनी है। ऐसे आलम में मुझे आपका तसव्वुर ही ज़िंदगी बख्शता है और आप मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं। उसने आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की थी। दावर को अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हुआ। मार दे मुझे ताकि आपकी जलन तो ख़त्म हो। वो उसके सामने आ गई। दावर ने बेख्तियार एक बाजू उसकी कमर के गिर्द हमायल करके उसे खुद से करीब कर लिया। अपनी ज़िंदगी, अपनी रूह को कैसे मार सकता हूँ? वो गहरे लहजे में बोला। परवा ने उसके शाने से लगी सिसकियाँ भरती रही। बाद में उसकी इंतहाई कुर्बत का ख्याल आते ही वो उससे दूर हो गई थी। अब किसके कत्ल की धमकी दूँ? वो सरशारी से बोला। कुछ देर पहले की बेजारी जो पूर्वा के इंकशाफ के बायस उसके वजूद पर छा गई थी, यकायक उसका खात्मा हो गया था। ज़ोफ़िशा, इकरा आपी के मंगेतर का क्या नाम है? उसने यूं ही ज़ोफ़िशा से पूछा था। तुम्हें नहीं पता? इरम ने तुम्हें नहीं बताया? तुम्हें भी पता है, मैं सक्खर गई हुई थी। इरम ने कहा था कि वापस आओगी तो सरप्राइज़ दूंगी। अब ये हादसा हो गया है। वो तो कॉलेज ही नहीं आ रही है। वो हसन भाई के दोस्त है ना, जो स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट में एसपी ऑफिसर है, लंबे डैशिंग से। यार वहीं दावर ज़ई।
ज़ोफ़शा माथे पर हाथ मारकर बोली तो पूर्वा जैसे किसी गहरे भंवर में चकराने लगी। दावर ज़ही, ये ताल्लुक़ इब्तिदा से ही गलत था। अब मैं तुम्हें कभी भी नहीं याद करूँगी, कभी भी नहीं। अच्छा ही हुआ मैंने किसी फ्रेंड से तुम्हारा ज़िक्र नहीं किया, वरना रुसवाई और मलामती मेरे हिस्से में आती। तुम्हारे तसव्वुर को मुझे अंदर ही अंदर कहीं दफन करना पड़ेगा। कहा भी था मेरी अनजान आँख, कहा भी था कि ख्वाब ना देख, इस राह पर ना चलो जहाँ पाँव फिगार हो जाएं और रिश्ते भी खार हो जाएं। इतने ख्वाब ना देखो कि इन्हें आँखों में रहने के लिए जगह ना मिले। मगर ख्वाब देख देख के मेरी आगाही से अनजान आँखों ने दरिया होना सीख लिया है। दिल ने दर्द सहना सीख लिया है, जज्बों ने सर्द रहना सीख लिया है। और ये थी इसकी पहली एपिसोड और थोड़ी देर बाद आप लोगों को दूसरी एपिसोड ही मिल जाएगी इसकी। और बहुत ही अच्छा नावल लग रहा है मुझे कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में है। थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि अभी तक उसको यही नहीं पता कि उसकी जो बेबी है वही उसकी एक्चुअली में जिसको वो पसंद करता है वो परी ही है। मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए है कि वो इतना अच्छी पोस्ट पर होकर, मुझे तो पहले भी लगता था कि जब वो उससे करता था तो मुझे था कि शायद इसको पता है कि ये उसकी ही बेबी है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए था। मतलब दावर को पता होना चाहिए था, वो इतना इंटेलिजेंट अगर इंसान है तो उसको थोड़ी सी इंटेलिजेंस शो करवानी चाहिए थी। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, स्टोरी तो स्टोरी है। खैर तो थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह आपको इसका सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह इसके सेकंड पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।